अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 21 पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूला करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। उसरी युसरा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। उसे अपने सामान की पैकिंग करना थी। अपनी निगरानी में मुलाजमा से वो काम मुकम्मल करवाया। शाम का खाना खाने के बाद कुछ देर तक मिसेस शेराजी के पास बैठी रही, फिर रायान को साथ लिए कमरे में आ गई। गुज़श्ता कई दिनों का मामूल था कि वो अब उसे कमरे में लाने लगी थी और अपने पास भी सुलाने लगी थी। उसके खिलौने अब यहाँ भी बिखरे रहते। दादी के पास भी जगह थी, मगर जन्नत उनके आराम के लिए अपने पास ही सुलाने लगी थी कि अक्सर वो रात में खौफजदा होकर उठ जाता था। वो नहीं चाहती थी जमीला दाऊद बेआराम हो। उसे पहलू में करवट के बल लटाए आहिस्ता से पुश्त थपथपाते हुए वो फारिस को देख रही थी। नीली जीन्स पर सफेद और स्याह रंग के इम्तजाज की हुड्डी जेब तन किए मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। कुछ फाइल्स, लैपटॉप और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कॉफी टेबल पर पड़े थे। जरूरी हदायत देकर उसने लैपटॉप उठा लिया। रायान की आंखें मुकम्मल बंद हो चुकी थी। वो नींद में बेहद पुरसुकून हो चुका था। उसकी तरफ से कुछ तसल्ली की लिहाफ दुरुस्त करके फीडर एक तरफ रखा और उठकर उसके पास आ बैठी। पेशानी पर बिखरे बालों को वो दूसरे हाथ से कुछ ऊपर करता बगौर कुछ पढ़ रहा था। जन्नत की निगाहें उसके रेमलिस ग्लासेस की जिद में नजर आते अदसों पर ठहर गई। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, मसरूफियत भरे लहजे में जवाब आया। वो अजलत में था। कोयटा रवानगी से पहले वो अपने बहुत से काम सर अंजाम दे लेना चाहता था। वो सोफे पर सर रखे कुछ देर तक देखती रही। जाने क्या सोच कर लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे लब भींच कर दबाते हुए उसने कुशन गोद में रख लिया। मैं पूछना चाह रही थी कि जरा सा ड्रामाई वक्फा दिया कि उसने मग से घूंट लेकर वापस रख दिया। टाइपिंग हनूज जारी थी। तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? कीपैड पर मुतहरक उंगलियों की हरकत थम गई। गर्दन मोड़कर शहजादे ने उसे देखा, कुछ ताज्जुब से। वो सोफे की पुश्त पर सर रखे बहुत मुत्तमिन बैठी थी। आंखों में नरमी थी, चमक और मोहब्बत भी। लैपटॉप से हाथ खींचता वो सीधा हो बैठा। निगाहें हनूज उसके चेहरे पर ठहरी रही। मोहब्बत? सवालिया अबरू उठाते वो संजीदा हुआ। उसके तासुरात से जन्नत कमाल ने हिज उठाया। कब तुम्हारी नफरत खत्म हुई? कब मोहब्बत शुरू हुई? कब तुमने इरादा बदला? फारिस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उसने हाथ उठाकर उसे रोका। अब ये मत कहना मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, या मैंने कब कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज भारी करके फारिस की नकल की। कह भी सकता हूँ, उसने मुस्कुराहट दबा ली। पता नहीं उसकी नकल उतारते हुए इतनी क्यूट क्यों लगती थी। अपने आप को झटलाओगे? जताकर पूछा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। अब बताओ भी। वो मसर हुई। एक लम्हे का तवक्कुफ करके फारिस ने रुख बदल कर सामने देखा, यूं जैसे कुछ सोचा हो, फिर तासुरात ऐसे जैसे कुछ याद ना हो। पता नहीं, याद नहीं। कंधे उचका दिए। उसके लापरवाह से रवैये पर जन्नत कमाल को गुस्सा आते आते खत्म हो गया। चेहरे पर मुसर्रत के रंग फूट पड़े। मौसूफ ने पहली बार तरदीद नहीं की। साबित हुआ मोहब्बत उसे है। लब भींच कर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए जरा संजीदा हुई। ऐसा भी मुमकिन है कि तुम्हें कुछ पता ना हो या तुम्हें कुछ याद ना हो। गर्दन सीधी किए एक अदा से कुरेदा वो सोफे की पुश्त पर बाजू फैलाए मुबहम सा मुस्कुराया। बिल्कुल मुमकिन है। जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो बताओ कितना जान गई हो? मखसूस चैलेंज करती मुस्कुराहट दिल के तार छेड़ गई। पूरे 100%। वो पूरा एतमाद थी। फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए।
میں نے کب اور کیوں ارادہ بدلا؟ سوال کر کے پھنسا دیا۔ جنت کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں خفگی اتر آئی۔ ہر بار وہ اسے باتوں میں لگا کر اس نہج پر لے آتا تھا جہاں وہ سوال کر کے جواب دینے والی بن جاتی تھی۔ کبھی یہ اپنے منہ سے کچھ کہے گا بھی یا نہیں؟ بدمزہ ہو کر سر جھٹکا۔ اب اتنے اچھے موڈ کو غارت کرنا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ اتنی مشکل سے تو صلح ہوئی تھی۔ سوچ میں پڑ گئی، ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ 100% جان گئی ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہوتا انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ لاہور سے واپسی کے بعد لیکن تب تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا، اس کے تاثرات نے پھر سے کنفیوز کر دیا۔ گہری سوچ میں ڈوب کر یہاں وہاں دیکھا اور پھر کسی خیال کے تحت ایک دم سے اس کی آنکھیں پھیلی، منہ کھلا، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ اس تھپڑ کے بعد صدمے سے آواز نکلی۔ فارس وجدان کی مسکراہٹ اورن چھو ہوئی۔ جی نہیں، چڑ کر فوراً اس کی بات کاٹی۔ جنت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کہا نا ایسا نہیں ہوا، وہ تپ کر بولا۔ بالکل یہی ہوا۔ رایان کا احساس کر کے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے آواز پست کی۔ میں بیوقوف یہی سمجھتی رہی تمہارا تھپڑ سے دماغ ہل گیا ہے، اس لیے تم اتنا بدل گئے ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ فارس کا پارا چڑھ گیا، جبڑے بھینچ کر اس نے کشن اٹھایا۔ تو ناظرین، فارس وجدان شیرازی کی محبت کی شروعات ایک تھپڑ سے ہوئی۔ اینکر بن کر اس نے خبر پڑھی، کشن منہ پر لگا، ہنسی پھر بھی نہ تھمی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ مسئلہ میرے ساتھ ہے؟ جنت کو گدگدی سی ہو رہی تھی۔ میں تو ایک پہیلی بوجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کمال کا اطمینان تھا۔ جیسا تمہارا دماغ ہے کچھ مت بوجھو۔ وہ تپا ہوا تھا۔ کیوں نہ بوجھوں؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہوئی۔ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ وہ نہیں اٹھی، ڈھٹائی سے ہنستی بیٹھی رہی۔ جنت، کمال ضبط کر کے وارننگ دی۔ جب میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوا تو اوکے ٹھیک، آئی ایم سوری۔ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی شکست مان لی۔ وہ بربرا کر رہ گیا، ایسے خفا سا اس کی بات کا برا مانتا اس لمحے اپنے دل کے بہت قریب لگا۔ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گلا کھنکار کر اس کے کان میں بولی، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا، تم اس کے بعد ہی بدل گئے تھے۔ آواز سرگوشی سے مشابہ تھی۔ مجھے اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ کیا اس وجہ سے تمہاری فیلنگز بدل گئی کہ میں نے CPR دیا تھا؟ چند لمحوں کے بعد پھر سے سرگوشی ہوئی۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ جبرے بھینچ کر پوچھا گیا۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا، لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ یاد کرو، ہم دونوں کی ایک جنگ چل رہی تھی اور تم نے اچانک ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے، تم نے پھر بھی اٹھائے رکھے۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں تو مجھے خود کو ڈیفینڈ جو کرنا تھا۔ اب تم مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، نہ ہار تسلیم کی، نہ امن کا پیغام دیا اور ایک دم سے گن پھینک دی۔ ایسی سچویشن میں نے تو یہی سمجھا کہ چونکہ تم اپنی گن سے مجھے نہیں مار سکے تو اب کسی اور طریقے سے مجھے ختم کرنا چاہو گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی بم ہو جس سے تم مجھے اڑا کر رکھ دو۔ So I had to take my safety precautions. میرے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی انوکھی منطق اور تجزیے نے فارس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ آنکھوں میں نرمی کا تاثر تھا۔ بازو کے حصار میں لیتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تو اس لیے تم نے ہتھیار نہیں پھینکے؟ بالکل، مجھے اس وقت تم پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، لیکن میں تو کر چکا تھا، مگر تم نے مجھے تو نہیں بتایا۔ چلو جنگ ختم کرتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں یا ایسا کچھ۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے کہہ رہی تھی۔ ہاں، یہ میری غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، جتا کر بولی۔ اگلے کئی لمحوں تک خاموشی سی چھائی رہی۔ ماضی کو سوچتے فارس وجدان لمحے بھر کے لیے جیسے اپنے خول میں بند ہوا تھا۔ تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تم پر بھروسہ ہوتا تو ضرور کرتی۔ میں نے سرپرائز کا کہا تھا، تم میرے جواب کے لیے رک سکتی تھی۔ تمہارے سرپرائز سے بھی میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں ذرا سا الگ ہو کر سر اٹھایا تو فارس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کچھ دکھ سے، کچھ خوف اور پریشانی سے، جیسے وہ وقت ان کے مابین پھر سے آ کر ٹھہر گیا ہو۔
جیسے اس رات اسٹریچر سے چادر ہٹانے پر اسے جنت کا چہرہ نظر آ گیا ہو۔ اس نے جنت کے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا، چند لمحوں کا توقف کیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہم لندن بزنس ٹور پر نہیں جا رہے تھے جیسا میں نے کہا تھا، میں نے ہنی مون پلان کیا تھا اور یہ بات میں لندن پہنچنے سے پہلے تمہیں بتانے والا نہیں تھا۔ جنت کمال اپنی جگہ تھم سی گئی۔ میں نے تمہارے لیے رنگ بھی لی، میرا ارادہ تھا ہم وہاں کچھ وقت ساتھ میں گزاریں گے، میں تمہیں سمجھوں گا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی، ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ I planned everything، لیکن پھر تمہاری چچی آ گئی اور سب وہیں ختم ہو گیا۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کراچی جانے سے پہلے وہ کتنے خوشگوار موڈ میں تھا اور اسے لگا نیا سرپرائز ایک سزا کے روپ میں ملنے والا تھا۔ ادینہ زبیر اس کی زندگی میں واپس آنے والی تھی۔ خود سے سب اخذ کر لیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، وہ گم ہو گئی تھی تو اپنے آپ میں وہ بھی نہیں رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ بوا کے گھر اسے لینے آیا تو سمجھ لیا مجبوراً آیا ہے، پھر یہ گمان کر لیا بچے کے لیے اپنا لیا ہے، مگر اس کے دل میں تو وہ تب سے تھی جب وہ جانتا بھی نہ تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ فارس وجدان نے اسے تمام تر محرومیوں، الزام اور نفرتوں کے باوجود اسے اپنا لیا تھا۔ اسے وہ نانا جیسا لگا، محبت بھی ان کے جیسی تھی، احساس بھی ویسا، فکر بھی ویسی ہی۔ تاثرات نے ایک غم سا لیے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ گھر چھوڑنا ایک غلطی تھی، آخری ملاقات کے لیے ہی صحیح، جواب کے لیے ہی صحیح، وہ رک سکتی تھی، وہ انتظار کر لیتی تو شاید ان دونوں کے درمیان یہ سب وہی ٹھیک ہو جاتا، نفرت اور بدگمانیاں مٹ جاتی، ڈر ختم ہو جاتا، اعتماد بڑھ جاتا۔ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، سو جاؤ اب، نرمی سے بولا۔ آنکھوں میں تھکاوٹ اور ہلکی سی نیند کا تاثر تھا، مگر وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی، پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ اپنا کام کرنے لگا تو وہ بولتی رہی، کچھ وہ کہتا رہا، اپنا سوال بھول گئی، باتوں میں گم ہو گئی، جانے کیا کچھ یاد آ رہا تھا اسے۔ ہنس کے بتا رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ اب کی بار ہم لاہور جائیں گے تو اس لڑکے سے ضرور ملیں گے جس نے ہمیں اپنے سٹور میں جگہ دی تھی، اور اس کے پکوڑے کھائیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا بہت اچھے بناتا ہے اور ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر رکھتا ہے اور صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہاں بیچارہ بہت پریشان تھا تمہاری حرکتوں سے اور تمہارے کرتب سے، کافی متاثر بھی لگ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کیسے اس بیچارے نے جنت کو پھسلتا دیکھ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا تھا۔ جنت نے تب کر سلگ کر فارس وجدان کو دیکھا۔ تم سے برداشت نہیں ہوتا نا کہ میں تم تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤں؟ بگڑ کر پوچھا۔ غصہ الگ آ رہا تھا، آخر یہ ساری بے عزتی والی باتیں اسے کیوں یاد رہ جاتی ہیں؟ وہ ہنس دیا۔ اسی لمحے ریان اٹھ کر رونے لگا تو جنت فوراً سے اس کے پاس چلی گئی، برابر میں بیٹھ کر اسے دوبارہ سے لٹاتے ہوئے پشت تھپ تھپانے لگی تو وہ ذرا سا پرسکون ہو کر پھر سے سو گیا۔ فارس اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نیند میں زیادہ نہیں اٹھنے لگا؟ ہاں، آنٹی بتا رہی تھی اس عمر میں بچوں کو تھوڑی بے آرامی ہوتی رہتی ہے۔ وہ جواب دے کر اس کے اندر کا شور بڑھا گئی۔ وجہ جو بھی ہو، مگر اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا وہ کسی خوف میں آ کر ہی اٹھتا ہے۔ وہ تسلی کرتا تھا اس کے آس پاس کوئی ہے یا وہ اکیلا ہے، اور یہاں وہاں گھبرا کر یوں دیکھتا تھا جیسے کچھ ایسا نظر نہ آ جائے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ رات جو اس کی آنکھوں میں تھی، اس کا خوف کہیں نہ کہیں کسی بھیانک خواب کی صورت اس کے ننھے ذہن میں بھی ٹھہر گیا تھا۔ نظر ہٹا کر خود کو اپنے کام میں مصروف کرتا خیالات جھٹک دیے۔ ریان کے برابر میں نیم دراز جنت کمال کو ایک دم سے کچھ یاد آیا تو فارس کو دیکھا۔ ہماری بات تو وہیں بیچ میں رہ گئی۔ کون سی بات؟ جنت نے دانت پیسے۔ وہی بات محبت والی، کہ کب ہوئی؟ اس نے فارس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھرتے دیکھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو اب؟ ریان کی وجہ سے آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت کب اور کس وقت ہوئی۔ وہ مسکراہٹ جو ہونٹوں پر تھی اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ جنت کمال محبت کی بات کر رہی تھی۔ فارس وجدان نے تو نام بھی اس کا خود رکھا تھا۔ وہ بربرا کر نظریں ہٹا گئی۔ ریان کے برابر میں لیٹے موبائل پر کچھ دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیڈ پر آیا تو 12:30 کا وقت تھا۔ جنت پر لحاف درست کرتے، لیمپ بند کرتے ہی لگا تھا کہ ریان پھر سے جاگ گیا تھا۔ رونے کی تیاری پکڑتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی پل اس نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً چپ ہو گیا تھا۔
आंखों में नींद भरी हुई थी, सीने से लगा और ऊँघने लगा। उसे बराबर में लटाए कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसने लैंप ऑफ कर दिया था। तुमने अभी तक मुझे रिंग दी क्यों नहीं? अगले दिन सुबह सवेरे ही जन्नत कमाल ने उसे लॉन में जा लिया। वो ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग से अभी अभी लौटा था। मुतहैयर होकर उसे देखने लगा। कौन सी रिंग? बहुत जब्त से मुस्कुराई। वही जो तुमने मेरे लिए खरीदी थी। ओ, भूल गया। तुम हर अहम बात भूल जाते हो। बरहमी से बुरबुरा कर रह गई। मैं तुम्हें लंदन में देने वाला था, मगर जिस तरह के हमारे हालात चल रहे थे, तुमने रिंग मेरे मुंह पर दे मारनी थी। जन्नत का मुंह कुछ सदमे से खुला। कितना गलत सोचता है वो उसके बारे में। अब मैं इतनी भी बदलिहाज नहीं थी कि डायमंड रिंग मुंह पर दे मारती। उसके बराबर में कदम उठाते वो झटके से रुक गया। डायमंड रिंग? जन्नत का रंग उड़ गया। तुम्हें किसने कहा मैं डायमंड रिंग देने वाला था? वो अंधी गूंगी बहरी सब हो गई। करीब से खिसकना चाहा तो उसने बाजू पकड़ कर रोक लिया। वो मुझे लगा कि डायमंड ही होगी। घबरा कर वजाहत दी। डायमंड ही क्यों होगी? वो भी अड़ गया। वो लब काट कर रह गई। क्या तुम्हारी खुफिया सरगर्मियों में मेरे सामान की तलाशी लेना भी शामिल है? नहीं तो भला मैं क्यों तलाशी लूंगी? घर बरा से गई तो फिर दराज में रखी हुई थी, नजर आ गई। सच बताना पड़ गया। नजर आ गई तो उठाकर पहन लेती। मुझे क्या पता था मेरे लिए है। सर उठाकर फारिस को देखा। उसकी मुस्कुराती निगाहों की जद में झंझला कर रह गई। चंद लम्हों तक उसके तासुरात से महफूज होते उसने अपने ट्रैक सूट की जेब में हाथ डालकर निकाला तो वही मखमली डबिया सामने थी। जन्नत कमाल बौखला सी गई। चेहरे पर खुफत के सब ही रंग छा गए। गोया वो जानता था सुबह उठते ही पहला सवाल अंगूठी के मुतालिक ही होगा और वो उसे जेब में डाले घूम रहा था। मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? तुम्हें रिंग दे रहा हूँ। मजाक कहाँ से आ गया? हैरान हुआ। अभी देनी थी, शाम में नहीं दे सकते थे? डांट दिया। फारिस की हंसी बेसाख्ता थी। वो तब कर जाने लगी। तुम मेरी समझ से बाहर हो। वो उसके पीछे था। बात मत करो मुझसे। क्या हुआ? तुमने खुद रात को कहा रिंग देना चाहते थे, तो मैंने पूछ लिया कि क्यों नहीं दी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इसी वक्त मुझे देने लग जाओ। दिमाग घूमा हुआ था। खुद भी समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रही थी। अगर इसी वक्त भी दे दी तो क्या हो गया? इतनी महंगी चीज जेब में डालकर क्यों घूम रहे थे? फिर से लार पड़ी। असल गम ही इस बात का था कि अंगूठी जेब में क्यों थी। आखिर उसे पहले से कैसे पता चल जाता है वो क्या कहने वाली है। फाइन, शाम में दे दूंगा। गुस्सा ठंडा करो। शाम में भी नहीं चाहिए मुझे। जब्त करके सर झटकती अंदर चली गई। गुस्सा हनूस चेहरे पर धड़ा हुआ था। वो ट्रैक सूट की जेबों में हाथ डाले उसके पीछे अपने बेडरूम में आ गया। वार्डरोब खोले वो उसके कपड़े निकाल रही थी। पहले लंदन में देने का इरादा था तो तुम्हारे मजाज नहीं मिलते थे। एक लम्हे का तवक्कुफ किया। जिस डिनर पर देने का प्लान बनाया उस डिनर पर तुम्हारे हाथ में जैद की अंगूठी थी। हैंगर से कपड़े निकाल कर बेड पर रखती। जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सो मुझे ब्रेसलेट पर इक्तफा करना पड़ा। फिर मुड़कर उसके सामने हुई। फिर मैंने इस गिफ्ट को अपने बच्चे की पैदाइश तक के लिए महफूज कर लिया। और इसका जवाब जन्नत की आंखों में मोहब्बत के कई रंग ठहरा गया। चेहरा मुतबस्सम था। अब तुम बताओ क्या करूं? उसकी आंखों में झांक कर पूछा। किस बारे में? डायमंड रिंग के बारे में। जो आखिरी फैसला किया था उस पर कायम रहो। सिद्के दिल से मशवरा देती। सर झटक कर चली गई। वो मुस्कुरा कर रह गया। माल में होने वाली बदमस्तगी माहीन अब्दुल करीम की जिंदगी पर असर अंदाज हो रही थी। जन्नत का थप्पड़, उसके शोहर का यूं इस्तफसार करना उसकी पोजीशन को किसी हद तक कमजोर कर गया था। बुरहान एकदम से खामोश हो गया था। वो अब उससे कोई बात भी नहीं कर रहा था। वो गुस्से से पागल हो रही थी। बार बार लब काटती, दाएं बाएं टहलती, बेचैनी की इंतहा पर थी। जुनैरा आपा अलग मुतजस्सस थी कि इन्हें क्या हुआ। 2 दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे। शाम तक उन्हें कराची के लिए रवाना होना था। बुरहान कमरे में आया तो वो तेजी से उठकर उसके पास आ गई। आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? बुरहान, इतनी परेशानी हो रही थी मुझे। बुरहान ने सर्द नजरों से उसे देखा। वो गुस्से में लग रहा था। शायद बेइज्जती का एहसास या फिर जन्नत का थप्पड़ ही इस नहज पर ले आया था। शायद वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकल पाया था। जवाब दिए बिना वो कपड़े बदल कर बाहर चला गया। माहीन उसे किसी तौर पर समझ नहीं पा रही थी। इस तरह अचानक एक खुलासा क्यों आ गया था? जन्नत कमाल उनकी जिंदगियों में इस तरह वापस क्यों पलट आई थी? ना हो कर भी वो इस तरह क्यों असर अंदाज हो रही थी? कराची उन्हें बाय रोड जाना था।
दौरान सफर उसने बुरहान से बात करना चाही, मगर वो चुप था। जन्नत कमाल के शोहर का वो सवाल दोनों के दरमियान एक लकीर सी बना गया था। क्या वो उस पर शक कर रहा है? बराबर में बैठे लब काटते वो मुतफक्कर रही। उसने ऐसा क्यों कहा? काफी देर बाद वो कुछ बोला तो माहीन अंदर तक हिल गई। किसने? उसका हलक खुश्क हुआ था। गोया वही सवाल ही बुरहान के हवासों पर सवार हो गया था। वो जन्नत के शोहर के सामने अपनी जुबान खोलने पर बुरी तरह से पछताई थी। तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए वो जबरे भींचे हुए था। आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आप जन्नत को नहीं जानते? वो तो आपकी आंखों में भी धूल झोंकती रही। हम सबको मालूम है वो खत, गिफ्ट्स और उसके मोबाइल में जो नंबर्स सेव थे और वो मैसेजेस, वो तो आपने खुद पढ़े थे। कितनी घटिया गुफ्तगू थी। और जो वो दूसरों से कर रही थी, क्या आप भूल गए? बुरहान कभी नहीं भूला था। माहीन की बनाई हुई तस्वीर पर वो जो एक धुंध सी आने लगी थी छट गई। मैसेज उसने खुद देखे थे, रॉन्ग कॉल्स भी खुद रिसीव की थी, खत और गिफ्ट्स भी उसकी मौजूदगी में आते रहे थे। जन्नत कमाल ने उसे धोखा दिया था। जन्नत कमाल ने उसकी अमानत में खयानत की थी। वो मुजरिम थी उसकी। वो अपने दिल को फिर से सख्त पत्थर कर रहा था। वो नफरतों का रुख फिर से उसकी तरफ मोड़ रहा था। तो ये सब उसके शोहर को क्यों नजर आ रहा है? आंखों में लहू की सुर्खी लिए वो बोला तो माहीन के आसपास सन्नाटे छा गए। संभल कर बुरहान के बाजू पर हाथ रखा। बहुत मक्कार लड़की है वो। अपने शोहर को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। जल्द ही उसकी असलियत उस पर भी खुल जाएगी। ताई अम्मी ठीक कहती हैं, जन्नत जैसी लड़कियां घर नहीं बसाती। वो वहां भी सिर्फ पैसों के लिए है। वो वहां भी, वो कह रही थी। जो भी अंदर था जहर की सूरत लफ्जों में ढलता हुआ वो बोलती जा रही थी। उसके अंदर की आग अब आंखों में भी नजर आ रही थी, मगर इस तरह बढ़ता जा रहा था कि वो जन्नत कमाल की हर असलियत से वाकिफ थी। वो जानती थी उसका किरदार कितना शफाफ था, उसकी नीयत कितनी साफ थी। वो बेगुनाह थी और यही हकीकत अब उसके हवासों पर सवार हो रही थी। वो चेहरा जो वो सबको दिखा रही थी वो उसे नजर नहीं आता था। वो जन्नत कमाल को इसी रूप में देखना चाहती थी जो उसने बना दिया था। बद किरदार, बेहिस, आवारा लड़की। वो अपने अंदर की स्याहियों में गर्क होते बुरहान से बातें करती, एक बार फिर उसके किरदार को सवाल या निशान बना रही थी। और उसी लम्हे एकदम से गाड़ी बेकाबू हुई थी। बुरहान! माहीन चीख उठी थी। झटका शदीद था। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। दूसरे ही पल वो होशो खुर्द से बेगाना हो गई थी। दोपहर में रवानगी का प्लान था। मुकम्मल तैयारियों के साथ गाड़ी में सवार होने लगी तो अक्सा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। प्लीज आपी, तुम छुट्टियों में गाँव नहीं जाना चाहती तो कहाँ जाओगी? जन्नत हैरान हुई। जहाँ आप जा रही हैं मुझे भी साथ ले जाएं। मुझे घर नहीं जाना। आपको नहीं पता, अम्मा फिर से शादी रिश्ते का जिक्र छेड़ देंगी। वो जेद्दे से मंगनी करना चाहती हैं और जेद्दा शाजिया को पसंद करता है। फारिस वजदान से अहकामात लेते अदील अहमद के कान खड़े हो गए। अभी तो मैंने बहुत सारा पढ़ना है आपी, मैं डॉक्टर बनूंगी। हाँ तो कौन मना कर रहा है? उसके कंधों पर हाथ रखे प्यार से बोली। गांव जाऊंगी तो निकाह मंगने कुछ ना कुछ ये लोग मेरा कर देंगे। फिर आगे से खाला की अलग डिमांड आएगी कि रिश्ता पक्का हो गया, हमारे बेटे को पसंद नहीं है लड़की, पढ़ने जाए। लेकिन तुम्हारे बाबा तो तुम्हारे साथ ही है ना? लेकिन अम्मा से वो हार गए तो प्लीज आपी साथ ले जाएं। अब्बा से कह दें अक्सा की बड़ी जरूरत है आपको, प्लीज। पहले भी फारिस साहिब ने ही अब्बा को कहा मुझे पढ़ने दें। हाथ पकड़कर मिन्नत की। जन्नत कंफ्यूज हो गई। अदिल के चेहरे पर अब परेशानी सी नजर आ रही थी। जन्नत उसे तसल्ली देती फारिस के पास चली गई। वो अकबीर निशस्त पर रायान को कार चेयर पर बिठाए बेल्ट बांध रहा था। फारिस से बात की तो उसने सर उठाकर अक्सा को ही देखा। वो मुअद्दब से सर झुका गई। उसने सर हिलाया तो क्वार्टर्स की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो लबों पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। मैं तुम्हारे अब्बा से बात की है, वो तो कह रहे हैं जब तक उनकी बेटी डॉक्टर नहीं बन जाती उसका रिश्ता कहीं पर तय नहीं करेंगे। सच में आपी? हाँ, अब आराम से घर जाओ, छुट्टियां गुजारो और मजे करो। अक्सा खुशी से उसके गले लग गई। थैंक यू आपी, थैंक यू सो मच। अदील अहमद के चेहरे पर मुकम्मल एतमानान उतर आया। फारिस की नजर पड़ी तो उसने फौरन से मुस्कुराहट संभाल ली। मुअद्दब सा दरवाजा खोलकर पीछे हट गया। फारिस की पुरसोच निगाहें दूर अक्सा तक गई, फिर सर झटकर गाड़ी में सवार हो गया था। कोयटा का सफर तवील और खुशगवार सा रहा था। के दौरान सफर वो वक्फे वक्फे से गाड़ी रुकवा कर कुदरती
हसीन मनाजर का मजा लेते, तस्वीरें खींचते और अपनी पसंद की चीजें खाती रही थी। डॉक्टर की भी हदायत थी कि चहलकदमी जरूरी है। सो ये सफर बहुत आराम, तसल्ली और काफी ताखीर से तय हुआ। बीच में होटल पर भी रुका गया। जन्नत ने खासा इंजॉय किया कि जमीला दाऊद भी साथ थी। जिस वक्त गाड़ी शिराजी मेंशन के अहाते में दाखिल हुई, उस वक्त 12:30 का वक्त था। जन्नत नींद की वादियों में थी। बाहर मौसम ठीक नहीं था, तेज बारिश हो रही थी। वो इतनी थकी हुई थी कि शिद्दत से बरसती बारिश का शोर और कड़कती बिजली भी उसके आराम में कोई खलल नहीं आया था। पैसेंजर सीट पर विराजमान मिसेस शेराजी ने सर उठाकर शेराजी मेंशन को देखा। आलीशान कसर रात की इस तारीकी में रोशनियां बखेर रहा था। मुलाजिम मुंतजिर खड़े थे। यकी बाद दीगरे अंदर दाखिल होती तीनों गाड़ियां सदर दरवाजे के ऐन सामने पोर्च में रोक दी गई थी। जन्नत बेटा उठ जाओ, हम पहुंच गए हैं। मिसेस शेराजी ने उसे आवाज दी, मगर वो नींद में ऐसी गर्क थी कि फर्क ही नहीं पड़ा। फारिस उनकी तरफ का दरवाजा खोल चुका था। व्हीलचेयर पास ही थी। वो एहतियात से उन्हें उठाए कुर्सी पर बैठा रहा था। मिदहत दूसरी गाड़ी से निकलकर उनके पास आ गई। अब उन्हें अंदर ले जा रही थी। मोहतरमा उठिए। उसने अकबी नशिस्त का दरवाजा खोला। रायान अपनी कार चेयर में था। वो उसका बेल्ट खोलने लगा। सोने दो मुझे, नींद में बुड़बुड़ाई। इससे बेहतर तो रायान था। शोर शराबा सुनकर फौरन अलर्ट होकर उठ गया। उसने रायान को मुलाजिम के हवाले कर दिया, उसे अंदर ले जाए। गर्द चमक और बारिश की बौछार से वो खौफजदा होकर रोने लगा था। जन्नत, बदवक्त आंखें खोली। हम पहुंच गए हैं। कहाँ? कोयटा। कोयटा क्यों? और कहाँ जाना था हमने? तहम्मुल से पूछा। अब के नींद से बोझल आंखें खोलते वहां यहाँ देखा। जरा सा होश आया तो जूतों की फिक्र हुई। दुपट्टा, शाल, हर चीज संभालती उसका सहारा लिए बाहर आ गई। रायान, रायान कहाँ है? मजीद होश आया तो पूछा। वो अंदर है। उसके बाजू पर गिरफ्त जमाए उसके साथ सदर दरवाजा अबूर कर गई थी। एक तो थकावट, ऊपर से नींद का गलबा ऐसा था कि वो बार बार झूल रही थी। क्या कर रही हो? राहदारी से गुजरते हुए उसने आहिस्तगी से झिड़का तो जरा सा बेदार हुई। डांट क्यों रहे हो तुम मुझे? लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने कमरे का रुख किया। अंदर दाखिल होते ही बेड पर सो गई। दूसरे ही पल हड़बड़ा कर उठी। रायान, मैं उसे देखता हूँ, तुम आराम करो। तकिया दुरुस्त करते, शाल लिहाफ उड़ाते वो बाहर आ गया। रायान शेराजी ने रो रो कर हशर कर लिया था। अजनबी से चेहरे थे। ना उसे दादो नजर आ रही थी, ना जन्नत। फिर फारिस नजर आया तो जान में जान आई। फारिस ने उसे मुलाजिम से ले लिया। सीने से लग कर फौरन चुप हो गई। आंखों में आंसू हनूस ठहरे थे। बेगम साहिबा कह रही हैं आप आराम करें। उनके साथ मिदहत है। मुलाजमा ने रायान का बैग पकड़ाते हुए आगाह किया तो वो सर हिलाकर अपने कमरे में चला गया। आसमान पर बिजली जोर से चमकी थी। शेराजी मेंशन के तारीख कमरे और राहदारियों को रोशन करती फिर से अंधेरों में डबो गई। हवास बेदार हुए तो माहीन हॉस्पिटल में थी। सर पर, बाजू पर, हाथों पर सख्त चोटें आई थी। गाड़ी का शीशा टूटा था। वो जिंदा सलामत थी। बुरहान भी खैरियत से था, मगर एक खबर थी जो बता दी गई थी। एक रिपोर्ट थी जो दिखा दी गई थी। बुरहान दुख और सदमे में था। उसके आसपास जैसे धमाके हो रहे थे। समात पर यकीन नहीं आ रहा था। नफी में सर हिलाती मतवहश होने लगी। उसे अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया फना होती महसूस हो रही थी। ये क्या हो गया था? ये कैसे हो गया था? वो तो बिल्कुल ठीक थी। उसका बच्चा भी ठीक था। ये हादसा क्यों कर पेश आया? उसके साथ ये सब कैसे हो गया? यकीनन कोई मजाक कर रहा है। यकीनन उसके हवासों से खेलना चाह रहा है। उसके लबों पर सख्ता ठहर गया था। उसका दिमाग मफलूज हो गया था। उसकी आंखें पथरा कर रह गई थी। वो हादसा कोई मामूली हादसा ना था। तुम भांज हो जन्नत, और भांज औरत मर्द पर एक बोझ के सिवा कुछ नहीं होती। उसे बहुत जुल्म था, गरूर था कि वो माँ बनने वाली है। उसने जन्नत को हकीर समझ लिया था। कुदरत की तमाम मेहरबानियां खुद पर तसव्वुर करके खुद को बनी इसराइल की तरह लाडला कर लिया। पकड़ नहीं होगी, सजा नहीं मिलेगी, अजाब नहीं आएगा। वो जन्नत कमाल को भांजपन का ताना देने वाली वो अब मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट्स अब उसके हाथ में थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जन्नत कमाल के हाथों में हुआ करती थी। जो जवाब जन्नत को दिया था वही उसे मिल गया था। उसने भी वही अल्फाज सुन लिए थे जो उसने जन्नत को कहे थे, बारहा कहे थे, जता कर, तकब्बुर से, तमस्खर उड़ाते हुए।
کئی بار کہے تھے۔ اس نے جنت کا مال کو بوجھ کہا تھا، اس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا، اس نے عطا، جزا، کرم اور نعمتوں کے معاملے اپنی ذات سے جوڑ لیے تھے۔ اس نے ایک محروم شخص کو ان عطاؤں سے اذیت پہنچائی تھی جو اللہ کی طرف سے تھی، جس میں اس کا بذات خود نہ کمال تھا نہ دخل۔ وہ تو رزق تھا جو اوپر کہیں آسمانوں پر طے ہوا تھا، جو دے رہا تھا، وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا تھا، بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں دھنسا سکتا تھا۔ یہ سب معاملات تو اس کے تھے۔ اسے پہلی وارننگ جنت کی شادی کے دوسرے ماہ ہی مل گئی تھی۔ اس کا 6 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ صدمہ کھا کر وہ ایک دم سے سنبھلی تھی۔ اسے چند ماہ بعد پھر سے خوشخبری ملی تھی، اور یہ خوشخبری بھی 3 ماہ بعد چھین لی گئی تھی۔ اس کی ماں کو، خاندان بھر میں سب کو یہی لگتا تھا جنت ہی کچھ کروا رہی ہے، کوئی سفلی عمل، کوئی جادو۔ اپنے ضمیر کو مردہ کیے اس نے بھی یہی سمجھ لیا۔ اب کی بار 4 ماہ تک حمل ٹھہرا اور اس حادثے میں اس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت کو ہی کھو دیا۔ وہ وہیں آ گئی تھی، اسی مقام پر جہاں کبھی اس نے جنت کمال کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس رات اس نے خود اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا۔ اب کی بار گاڑی کے شیشے سے ہوا تھا۔ اس رات توڑ پھوڑ اس نے خود کی تھی، اب کی بار کر دی گئی تھی۔ پہلے وارننگ ملی تھی، پھر سزا، پہلے پکار آئی تھی، پھر فیصلہ۔ اس نے ایک ساتھ کئی گھر، کتنی زندگیاں، کئی دل اجاڑ دیے، پرسکون زندگیوں کو جہنم بنا دیا، اپنے غرور، اپنے تکبر میں اپنے ہی خوشیوں کا سودا کر دیا۔ بھلا کوئی عورت اپنے ہی بچوں کی قاتل ہوتی ہے؟ وہ ہو گئی تھی۔ اس نے سب ختم کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ، اپنی تدبیروں سے، اپنے دھوکے، جھوٹ اور فراڈ سے۔ جنہیں گرانے کی کوشش کی تھی وہ گر کر اٹھ گئے تھے، جہاں گرانا چاہا تھا وہاں وہ خود گر گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی سیاہیوں میں گم ہوتی، پاگل ہو رہی تھی، سکتے میں بے یقین سی اپنے آپ میں بکھرتی جا رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ دماغ ہنوز سوالات پر اٹکا تھا، اپنا جرم پھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ سکتے میں بے یقین سی ڈینائل میں تھی۔ شب کی تاریکی آنکھوں میں اتر کر اس کے وجود کو ساکن کرنے لگی۔ برہان باہر تھا، اپنے غم اور صدمے سے نڈھال وہ ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ رات ان کے لیے تاریک اور بے حد طویل کر دی گئی تھی۔ نہ سینے سے بوجھ ہٹ رہا تھا، نہ گھٹن کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ برستی ہوئی بارش کی مدھم سی آواز سنتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھیں مسل کر پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر جمع ہی لیتے ہوئے کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قیمتی فرنیچر سے آراستہ وسیع و عریض کمرے میں اس کی نگاہیں چاروں طرف گئی۔ دیوار کی کھڑکیوں پر پھیلے ہوئے پردے، ایرانی قالین، سیلنگ کی سجاوٹ، دیواروں کی پینٹنگز، صوفہ۔ اس نے عالیشان کمرے کا جائزہ لیتے اپنے پہلو میں دیکھا۔ فارس کی پشت اس کی طرف تھی، اس کی دوسری جانب ریان تھا، اس کے بازو کے نیچے اس کا ننھا بازو دوسری طرف سے نکلا ہوا تھا، ٹانگ کسی اور طرف تھی۔ بے ترتیب بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اٹھ کر دوسری طرف آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس طرح سے وہ سوئے ہوئے تھے اسے وہ منظر پیارا لگا۔ بے حد احتیاط سے اس نے فارس کا بازو ذرا سا نیچے کیا، ریان کی ٹانگیں سیدھی کر کے لحاف ٹھیک کیا، پھر کھڑکی سے پردے سرکا کر باہر دیکھا تو آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی نظر آئی تھی۔ بارش ہنوز برس رہی تھی، دور تک تا حد نگاہ دھند سی تھی۔ سبزے میں کہیں کہیں درختوں کا بھی گمان ہو رہا تھا۔ شال اوڑھ کر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ کشادہ راہداریوں میں خاموشی سی چھائی تھی۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی ہر طرف دیکھ رہی تھی، پھر لفٹ سے نیچے آ گئی۔ کچن کی دوسری طرف لاؤنج تھا اور اس کے عین سامنے اسپائرل چیئر کیس نظر آ رہا تھا۔ اس گھر کی دیوار، کھڑکیوں پر لٹکتے پردوں سے لے کر ہر ایک شے قیمتی تھی۔ وہ اب ان پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی جو دیواروں پر لگی ہوئی تھی، وہ قیمتی ڈیکوریشن میں جو شو کیس میں سجے ہوئے تھے۔ ونٹر اسٹڈی روم میں رک کر اس نے ریک میں ترتیب سے سجی ہوئی کتابوں کو دیکھا، پھر درازی کھول کر گیلری میں آ گئی۔ گہری سانس لے کر دور تا حد نگاہ سبزہ زار کو دیکھا۔ موسم ٹھیک ہو جائے تو وہ فارس سے کہے گی اسے نانا کے گھر لے جائے، سوچ کر اندر آ گئی۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر اس نے اسپائرل سٹیئر کیس کو دیکھا۔ وہ گویا ایک محل تھی، اوپر تک کتنا خوبصورت
इंटीरियर था, शेराजी मेंशन का, और कितना कीमती और नफीस फर्नीचर था जो नजर आ रहा था। कारपेट, सोफे, कालीन, बेड्स, टाइल्स और सीलिंग, हर एक शय नफीस और मुनफरद थी। किचन में नाश्ते का इंतजाम हो रहा था। वो कुछ देर बाद वो कमरे में वापस चली गई, बैग से कपड़े निकाले, शावर लेकर कमरे में आई तो जरा सी हैरान रुक गई। रायान जाग गया था और इतने सुकून से चुपचाप लेटा हुआ था। फारिस का बाजू जो ऊपर था, मजाल है जो जरा सा शोर किया हो या रो दिया हो। बहुत एहतियात से फारिस का बाजू हटाकर उसे बेड से उतार दिया। फारिस की आंख खुल गई। अध खुली आंखों से जन्नत को देखते वक्त का पूछा, फिर उठकर बाहर चला गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो रायान का मुंह हाथ धुलवाकर सामने सोफे पर बैठी उसके कपड़े बदल रही थी। जब वो पूछा, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी थकावट हो रही है। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। नाश्ता लग चुका था। मिसेस शेराजी नीचे आ गई थी। उन्हें बुलाया जा रहा था। तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो रायान को साथ लिए वसीओ अरीज डाइनिंग हॉल में चली गई। मिसेस शेराजी से मिलकर उनके पास बैठ गई। अजीब सी फिक्र ने आ घेरा। उनकी आंखें मतवरम सी लग रही थी। इस घर में उन्होंने एक मुद्दत गुजारी थी। शोहर बाप जैसे ससुर और बेटे की याद गमजदा कर रही थी। उन्होंने रायान को गोद में ले लिया, उसके गाल और माथा चूमा अपने हाथों से, फिर उसे सिटी लैग खिलाने लगी। कुछ ही देर में फारिस आ गया तो नाश्ता शुरू कर दिया गया। छुरी कांटों की आवाज के साथ डाइनिंग हॉल में गुफ्तगू होती रही। घूमने फिरने का प्लान बनाया जा रहा था और इस प्लान में जन्नत कमाल शामिल नहीं थी। रायान, उसकी दादो, उसका चचा, बस ये तीन, और मैं। तुम घर में आराम करो। मेरी डिलीवरी तक अपने सारे प्लान्स कैंसिल करो। तुम वो भी अड़ गई। अब तुम्हारी वजह से हम भी अपनी जिंदगी एंजॉय ना करें? फारिस ने पूछा। जमीला दाऊद हंस पड़ी। क्या है फारिस, हम इंतजार कर लेते हैं। वो मुस्कुराकर प्लेट पर झुक गया। अपनी ही पुरसोच ख्यालात में गलता हफ्सा गुमसुम सी कमरे में बैठी थी। गुज़श्ता कई दिनों से उनका दिल परेशान था। सकीना की बातें जहन में गूंजती थी तो बेसुकूनी भर सी जाती थी। बहुत से सवाल उठाने लगते थे। जन्नत का चेहरा आंखों में आ जाता था। अभी भी उन्हें कुछ सोचते, कुछ समझते अपने सांसों पर एक वजन सा महसूस हो रहा था। साइड टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगा तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर उठा लिया। ताई अम्मी की कॉल थी। उनकी आंखों में इस्तराब आ गया। रिसीव करना चाहती थी कि ना पाई। फिर मैसेज भेजा गया जिसे पढ़ते ही उनके अंदर दुख की लहर दौड़ गई। उन्हें अब घर में बुलाया जा रहा था। हादसे की कुछ मालूमात ईमान के पास भी थी। उससे बात करने के बाद बच्चों को मासी के हवाले किए वो उसी वक्त रवाना हो गई। ताई अम्मी के घर पहुंचकर उनके एहसासात एक बार फिर बदलने लगे। जन्नत की तलाक के बाद जैसे वो अब वहां कदम रख रही थी। मरकजी दरवाजे से अंदर लाउंज में तकरीबन खानदान के सब बड़े मर्द और खवातीन मौजूद थी। सायरा खाला को भी बुलाया गया था। उनकी आमद से जो गुफ्तगू जारी थी खत्म हो गई। जो सन्नाटा छाया हुआ था वो उनकी रफ्तार सुस्त करने लगा। सबकी आंखों में उनके लिए जो गुस्से और नफरत का तासुर था वो उन्हें अंदर तक जख्मी कर गया। जन्नत के गुनाहों और गलतियों की सजा वो 6 बहनें पिछले 16 महीनों से भुगत रही थी। बुरहान सामने ही सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। उसका सर झुका हुआ था। उसके तासुरात में वीरानी उतरी हुई थी। उसकी आंखों में गम ठहरा हुआ था। फायजा चच्ची की उन पर नजर पड़ी तो एकदम से गुस्से और इश्तियाल में अपनी जगह से उठ गई। आ गई बदबख्त, देखो तुम्हारी मनहूस बहन ने क्या किया मेरी बच्ची के साथ। डाइन घर छोड़ गई लेकिन अपने हथकंडों से बाज ना आई। मेरी माहीन का ये तीसरा बच्चा जाया हुआ है। इसकी वजह से मेरी बच्ची की गोद बार बार उजड़ रही है। वो झूठी मकार तवीज गंडे करवाती फिर रही है। कुछ ना कुछ कर गई है इस घर के साथ जो उसके जाते ही इतना कुछ हो गया। अब वो दुख और सदमे से रो रही थी। एक बार पहले भी वो ये इल्जाम जन्नत कमाल के साथ डाल चुकी थी। अब फिर वही कर रही थी। तब गुस्से में वो उसके घर इस्लामाबाद तक चली गई थी। अब भी शायद वो कुछ करने वाली थी। बात छोटी थी ना हादसा मामूली था। ताई का चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। उनका बुरहान कितनी अजियत से गुजर रहा था। उसकी तबाहियों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जन्नत थी। दरवाजा खुल गया तो माहीन की दोस्त फराज स्याह सूट में मलबूस, बैग कंधे पर डाले, दूसरे हाथ में मोबाइल लिए उड़ी हुई रंगत के साथ अंदर दाखिल हुई थी। लम्हे भर के लिए अपनी जगह थमी थी। इतने लोगों की मौजूदगी की तवक्का नहीं थी उसे। मुश्तरका सलाम करती वो माहीन से मिलने के लिए राहदारी की तरफ भाग गई थी। अभी के अभी उसे कॉल करो और बोलो बंद करे वो ये तमाशा। तायम में भड़क कर बोली। बीच रास्ते में फरा की रफ्तार सुस्त पड़ी। मुड़कर उसने सामने खड़ी हफ्सा को देखा। सबकी निगाहें उन पर थी। सबका गुस्सा भी उन पर था। माहीन की सांस मुश्तअल होकर
बहुत कुछ कह रही थी। जन्नत का किरदार एक बार फिर जेरे बहस आ रहा था। जन्नत तवीज गुंडों के चक्रों में कभी नहीं पड़ी। ताई हफ्सा के लिए लब आहिस्ता से हिले। जब वो कभी अपनी औलाद के लिए किसी मजार पर किसी पीर के पास नहीं गई, किसी और के लिए कैसे जा सकती है? बात हकीकत ही लबों पर आ गई। जन्नत कमाल ने तो अपने सास के कहने पर भी ना किसी मजार का रुख किया था, ना किसी पीर से मुलाकात की थी। अच्छा, तो ये जो हमारे साथ हो रहा है ये ऐसे ही हो रहा है? वो चीख पड़ी। फरा के उठते हुए कदम एक बार फिर थम गए। उसके सीने पर बोझ बढ़ गया। उसकी गर्दन जैसे किसी आहनी शिकंजे में आ गई। बैग की स्ट्रिप्स पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई कि उंगलियों के पोर सुरख होने लगे। तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा? जब से वो यहाँ से गई है सारे नुकसानात हो रहे हैं हमारे। पहले बुरहान की जॉब चली गई, फिर गाड़ी का खसारा हुआ, मिशी को तलाक मिल गई, बड़ी मुश्किल से हालात कुछ ठीक हुए, तो ये बार बार हो रहा है। और तुम हमसे कह रही हो कि वो कुछ नहीं कर रही। उनका बस नहीं चल रहा था जन्नत किसी तरह उनके सामने हो और उसका गला घूंट दे। जन्नत ये नहीं कर सकती। मुजरिम बनी हफ्सा के लब एक बार फिर हिले। इतना तो वो जानती थी अपनी बहन को शिरक वो नहीं कर सकती थी। जादू तावीज गंडों के चक्रों में वो अपना ईमान खतरे में कभी नहीं डाल सकती थी। इतना जानती थी वो उसे। नाना की ये तरबियत खुद अपनी आंखों से देखी थी उसने। यही तो मैं कह रही हूँ, इस तरह बगैर किसी सबूत के उस पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। सायरा खाला अपने तौर पर समझा चुकी थी, मगर वहां कुछ समझने को तैयार ही ना थे। सबूत? अभी हम बड़े पीर साहिब से बात करके आए हैं। जन्नत का नाम लिया उसने। बोल रहे थे वही सब करवा रही है। ताई प्लीज। हफ्सा ने कुछ बेबसी से उन्हें देखा। आंखें नम हो गई, आवाज कपकपा रही थी। बड़ी हमायत में बोल रही हो बहन के। भूल गई क्या नहीं किया उसने? माहीन को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश उसने, ये कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। और तुम्हारी माँ, वो किसकी मौत मरी है भला? फरा के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। माहीन का कमरा सामने था। आगे बढ़ने की हिम्मत वहीं खत्म हो गई। पुप्पो फौरन से मैदान में कूदी। और अब ये तीसरी बार माहीन का नुकसान हुआ है। वो अपनी कोशिशों में लगी हुई है, नहीं बसने दे रही वो हमारे बुरहान का घर। उंगलियां मसलते उन्होंने इस तरह छुपाने की कोशिश की। बस वो यही आकर लाजवाब हो जाती थी, कुछ कह नहीं पाती थी। किस कदर कोशिश से आगे बढ़ते हुए फरा ने माहीन के बेडरूम का अधखुला दरवाजा अंदर धकेल दिया। माहीन सोफे पर बेड पर बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था। उसकी भटकती हुई निगाहें उन रिपोर्ट्स पर थी जो उसने अभी अभी बैग से निकाली थी। वो बुरहान के साथ कराची गई थी। उसका मिसकैरेज वहीं हुआ था। फोन पर घर वालों को इतला तो कर दी गई थी, मगर वो खबर नहीं बताई गई थी जो इस वक्त उसकी रिपोर्ट्स में लिखी हुई थी। वो खबर जिसने बुरहान वासिफ को गम और सकते में डाल दिया था, जिसने उसे मुकम्मल फना कर दिया था। आहट पर सर उठाकर उसने फरा को देखा। उसके तासुरात में एक वहशत सी नजर आ रही थी। फरा देखो, ये मेरे साथ क्या हो गया? आंखों से आंसू टूट कर गिरे और राहदारी के उस जानिब लाउंज से एक वाजिया आवाज फिर से गूंजी। वो तो है ही भांज। वो भला क्यों चाहेगी माहीन का बच्चा हो? खुद घर नहीं बसा सकी तो किसी और को क्यों बसने देगी? अरे उसने तो अपने दूसरे शोहर का घर भी छोड़ दिया था। हफ्सा आपी ने लरसती पलकों को उठाते पुप्पो को देखा और अंदर कमरे में माहीन फरा के सामने सिसक पड़ी। फरा, मेरा तीसरा बच्चा भी जाया हो गया और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। जो बात अभी तक माँ को, सास को भी नहीं बता सकी थी, अपनी अजीज दोस्त और राजदान को बता दी। फरा के कंधे से बैग फिसल कर नीचे आ गिरा। उसकी आंखों में साकत हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपनी दोस्त को देख रही थी और उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो आंखें जिनमें हमेशा फतह का तासुर होता था, वो तारीक सी नजर आ रही थी। जो गर्दन हमेशा गरूर और तकब्बर से अकड़ी रहती थी, वो झुकी हुई थी। जो खुदा की नेमतों को अपना खसूसी इनाम समझती थी, वो अब खाली हाथ तही दामन हो गई थी। यहाँ आप गलत हैं आपा। वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं गई। वो माँ बनने वाली है। सायरा खाला ने बर वक्त जवाब दिया। लाउंज में हर जानिब हर किसी को सकता हो गया। बेयकीनी हर आंख में उतर आई। तहय्युर से उन्हें देखा गया। मजाक कर रही हो सायरा? वो माँ कैसे बन सकती है? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उन्हें इस बात का ज्यादा सदमा था कि ऐसा क्यों हो गया। वो माँ कैसे बन गई? उसके यहाँ यह खुशखबरी कैसे आ गई? जिस लड़की को वो बर्बाद ही देखना चाहते थे, उसका घर आबाद कैसे हो गया? जिसकी महरूमियों का हिसाब रखना चाहते थे, उस पर नेमतों का नज़ुल कैसे हो गया? बुरहान खामोश रहा और अंदर सोफे पर बैठी माहीन ने फरा को देखा। वो इस तरह मुंजमिन से दरवाजे में ही क्यों खड़ी थी? वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आई थी? ये हमने क्या किया माहीन? फरा के लब हिले।
माहीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अल्लाह बर्बाद करे उसे, अल्लाह गारत करे उसे। फायजा चच्ची की आवाज बुलंद हुई। वो लफ्ज गोया तीर की तरह फरा के सीने के आर पार हुए। यूं लगा जैसे वो बद्दुआ उसके लिए हो। नहीं, नफी में सर हिलाते वो सुर्ख पड़ती आंखों के साथ उल्टे कदम पीछे हुई। उसके तासुरात से अगले कदम का अंदाजा लगाते माहीन अब्दुल करीम को अपने पैरों से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। उसे आवाज देती तेजी से पीछे लपकी, मगर फरा नहीं रुकी थी। उसने माहीन को बर्बाद होता देख लिया था, खुद नहीं हो सकती थी। जन्नत बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। लाउंज में पहुंचकर उसने भारी सांसों के साथ चीख कर कहा। माहीन के कदम वहीं थम गए। सबकी गर्दनें फरा की तरफ घूम गई। हफ्सा ने आहिस्तगी से सर उठाया। फायजा आंटी झोली भर भर जन्नत को बददुआएं कौन से दे रही थी। बस करें आंटी और बददुआएं ना दें। ये जन्नत को नहीं लग रही, ये आपकी अपनी बेटी को लग रही हैं, मुझे लग रही हैं। घर के बड़ों का सख्ता हो गया। माहीन सदमे से पत्थर हो गई। उसकी जुबान को ताला लग गया था। उसकी हिम्मत कुव्वत सलब कर ली गई थी। जन्नत बदकिरदार नहीं थी। फरा के वजूद पर एक कपी सी तारी थी। वो ऐसे खौफ की ज़द में थी जो उसकी बुनियादें अंदर तक हिला गया था। उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। उसका फोन नंबर मैंने फैलाया था। मुझे माही ने ऐसा करने को कहा था। उसे रॉन्ग कॉल्स मेरी वजह से आती थी। घर में फूल, खत, तोहफे वो सब मैं भिजवाती रही थी। उसके मोबाइल पर जितने मैसेजेस थे वो मेरे और माहीन के दरमियान थे। वो सब हम दोनों ने मिलकर किया था। बुरहान वासिफ सदमे से, बेयकीनी से, फटी फटी आंखों से उसे देख कर रह गया था। हफ्सा कमाल पत्थर हो गई थी। मैंने इन बंदों को हायर किया था जो दरवाजे पर थे, जो उसका रास्ता रोकते थे। वो मैंने माहीन के साथ मिलकर किया था। माहीन अब्दुल करीम का दिमाग माफ होने लगा। टांगें बेजान होने लगी। उसके आसपास जैसे धमाके हो रहे थे। इसे अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी वो दुनिया फना होती हुई नजर आ रही थी। ताई अम्मी को सख्ता हो गया था। पुप्पो खामोश हो गई थी और फायजा चच्ची को जैसे अब सांस नहीं आ रहा था। माहीन चाहती थी जन्नत बुरहान से तलाक लेकर इस घर से चली जाए, और वो जा नहीं रही थी। फिर उसने कहा वो उसे जाने पर मजबूर कर देगी। उस रात माहीन ने उसे खुद कमरे में बुलाया था। दरवाजा अंदर से लॉक करके सारी तोड़ फोड़ उसने खुद की थी। हाथ भी खुद जख्मी कर लिया। ये सब हमने पहले से तय किया था। वो भारी दिल से सब कुछ बताती जा रही थी। साकत वेरान खड़ी हफ्सा के कदम लड़खड़ा गए। अर्जो समा उन्हें गुडमुड होते हुए महसूस हुए। उनके सर पर जैसे पहाड़ टूटा था। वो बेगुनाह थी। उसके साथ जो हुआ हमने किया। फरा सिसकी भर कर बोली। बेजान मुजस्मा होती माहीन की भटकती हुई दहशतज़दा निगाहें बुरहान तक गई और उसके अंदर का जमूद टूट गया। गलत कह रही है, झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है ये। वो हलक के बल चलाई। उसका अंदाज हिजियानी था। वो हवासों में नहीं लग रही थी। फरा रो रही थी। माहीन ने एक हादसे का ड्रामा किया। उसके साथ सचमुच का हादसा हो गया। उसने किसी की महरूमी का मजाक उड़ाया। वही महरूमी उसके हिस्से में आ गई। अब उसकी बारी थी। अब उसके साथ कुछ होने वाला था। अब वो किसी तबाही के दोराहे पर आने वाली थी। ताई सोफे पर बैठी रह गई। फायजा चच्ची वेरान से खड़ी थी। पुप्पो का मुंह बंद हो चुका था। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। बुरहान वासिफ की पथराई हुई निगाहें माहीन पर जम गई। वो तेजी से उसके पास आई थी। वो एक लम्हे के लिए भी बुरहान की आंखों में अपने लिए शक, सदमा, नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। नहीं, नहीं बुरहान, फरा झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ताई अम्मी, बुरहान, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ये बकवास कर रही है। वो बौखलाहट का शिकार दहशत के आलम में कहने लगी। उसका चेहरा फक हो चुका था। बस कर दो माही, फरा चीख पड़ी थी। अब बस कर दो खुदा के लिए। अब और कुछ ना करो। मैंने साथ दिया है तुम्हारा। मैं सब में तुम्हारे साथ थी। मैंने वो पागल हो गई हो तुम। क्या कह रही हो सबको? झूठी मकारन, मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? वो मतबहश से उसे झंझोड़ने लगी, उस पर चीखने लगी। फरा ने तासुब से उसे देखा। इतना कुछ हो जाने के बाद, इतनी तबाही और बर्बादी के बाद भी वो वहीं थी। ना उसने वार्निंग से कुछ समझा था, ना एतराफ़े जुर्म की सही की थी। बुरहान, ये सच नहीं है। फिर तड़प कर बुरहान की तरफ लपकी। उसका हाथ पकड़ लिया। फरा झूठ बोल रही है। आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं ऐसा कुछ। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके हाथ झटक कर वो बेजान कदमों के साथ पीछे हटा। आंखों में गम, सदमा, दुख लिए।
کیا آپ کی بیوی کو ہمیشہ سے جنت پر کیچڑ اچھالنے کا شوق ہے یا آپ سے شادی کے بعد ہوا ہے؟ اسے لگا دماغ کی نس پھٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ پورے یقین سے اپنی بیوی کے کردار پر ہونے والی ہر بات کو ایک ہی سوال سے رد کرتا اس کا شوہر حواسوں پر چھا گیا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ روتے سسکتے گھبرا کر اس کا سامنا کرتی جنت کمال، برہان یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لفظ طلاق سے پہلے خوف کی حالت میں کپ کپاتی آواز میں ادا کیے گئے، وہ آخری الفاظ، کمرے کا منظر، ٹوٹا ہوا آئینہ، تھپڑ سے لڑکھڑا کر کانچ کے ٹکڑوں پر گرتی جنت کمال، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ سر پکڑ کر وہ پنجوں کے بل فرش پر جھکا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ حفصہ اپنی جگہ صدمے سے ساکت کھڑی تھی، پلکوں پر اٹکے آنسو گال پر پھسلنے لگے۔ آپی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں آپی۔ حفصہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماہین؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ! متوحش ہو کر ماہین کو پکڑ لیا، روتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ سائرہ خالہ نے انہیں پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ حفصہ سنبھالو خود کو۔ آپی مجھے امی کو دیکھنے دیں، پلیز امی کو آخری بار آپی۔ ان کا دل ایک دم سے پھٹنے لگا۔ وہ سچ بول رہی تھی، وہ سارا وقت اپنی صفائی میں سچ بول رہی تھی۔ وہ جنت کمال جو جانوروں کے غم میں بوجھل ہو جاتی تھی، کسی انسان کی جان کیسے لے سکتی تھی؟ جو اتنی حساس تھی کہ بلیوں کے لیے رو پڑتی تھی، وہ کسی انسان کے لیے کیسے بے حس ہو سکتی تھی؟ کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہ سنی بات؟ کیوں یقین نہ کیا؟ کیوں نانا کی تربیت پر شک کر لیا؟ کیوں اس پر ظلم ہونے دیا، بے گھر ہونے دیا؟ کیوں انہوں نے اسے بڑی دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ 6 سگی اور شادی شدہ بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کا فیصلہ دوسروں نے کیا۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح رہی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ماہین، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ حفصہ، سائرہ خالہ اسے اٹھا رہی تھی، وہ شدید غصے اور اشتعال میں اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ ان سے ظلم ہو گیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ماہین پھٹ پڑی۔ جب میں نے اسے کہہ دیا تھا برہان سے طلاق لے کر الگ ہو جائے تو کیوں اس نے میری بات نہیں مانی؟ کیوں ضد کی اس نے مجھے مجبور کیا؟ وہ کہہ رہی تھی، وہ اب اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ فرا کو لگا وہ حواس کھو چکی ہے۔ تائی امی کا چہرہ ویران ہو رہا تھا۔ فائزہ چچی میں جیسے اب جان نہیں رہی تھی۔ سائرہ خالہ حفصہ کو سہارا دیتی باہر لے گئی تھی۔ ماہین ابھی بھی چیخ رہی تھی، پردہ یوں چاک ہوگا، حقیقت یوں عیاں ہوگی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کا غصہ جنت پر ہی تھا، ابھی بھی تباہی کا سبب اس کا وجود ہی تھا۔ حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہوتے اسے اپنا ہی نقصان نظر آ رہا تھا۔ برہان کا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا، تاثرات میں جنون اور وحشت سی تھی۔ برہان پلیز میرا یقین کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر شدید غصے میں دبے قدم پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے سے نظر آ رہے تھے۔ برہان پلیز میری بات سنیں۔ تڑپ کر آگے بڑھی، بازو پکڑا، منت کی۔ تائی امی کہتی تھی وہ نحوست جب تک اس گھر سے نہیں نکلے گی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے تو بس وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں میں قرب لیے۔ برہان نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ نفی میں سر ہلاتے لبوں کو جنبش دیتے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ برہان میں آپ سے پیار، بس کر دو ماہین۔ وہ اس پر برس پڑا، ہاتھ بھی اٹھا دیتا اگر بر وقت پھپھو بیچ میں آ کر اسے روک نہ لیتی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید وہاں رکا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت دکھ اور صدمے میں مشتعل سا گھر سے نکل گیا تھا۔ ماہین عبدالکریم اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ فارس تیار ہو کر جا چکا تھا۔ مسز شیرازی اپنے کمرے میں تھی، وہ کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی تھی، حماد کی ہارون شیرازی کی باتیں سنتی رہی تھی۔ رایان کمرے میں یہاں وہاں گھوم رہا تھا، اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اپنے پاپا کی ہی تصویر کے فریم کو چھیڑ رہا تھا۔ بہت صبر اور ہمت والی خاتون تھی مسز شیرازی، بہت ضبط سے بات کر رہی تھی، بہت متحمل سے برداشت کر رہی تھی۔ ان کی ہتھیلی سہلاتے ان کی سنتی رہی اور دلاسا بھی دیتی رہی۔ پھر اس نے ٹاپک بدل دیا، کتاب اٹھا لی، پھر میگزین۔ ان سے باتیں کر رہی تھی، اپنی باتیں اور رایان کی باتیں، رایان کی ہنسی، رایان کا وجود ان کے دل ہلکا کر دیتا تھا۔
अपने पोते में तो जान थी उनकी। रायान हंसते खेलते अपना फीडर पीते दादों के पास ही सो गया था, तो वो उनसे इजाजत लेती उठ खड़ी हुई। अब आप भी आराम कीजिए, काफी वक्त हो चुका है। तकिया दुरुस्त करके उन्हें लेटने में मदद देते हुए बोली। फारिस अभी तक नहीं आया। जन्नत ने वाल क्लॉक पर वक्त देखा। कह तो रहा था 10 बजे तक आ जाएगा, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। शब्बा खैर कहकर लाइट्स ऑफ करते दरवाजा आहिस्तगी से बंद करके वो नीचे आ गई। लाउंज में बैठकर उसे कॉल की, उसने रिसीव ना की। फिर मैसेज लिखा, कहाँ हो, कब तक आ जाओगे। गालिबन वो किसी ऐसी जगह पर था जहां सिग्नल्स का मसला था कि मैसेज मौसूल होते नजर नहीं आ रहे थे। व्हाट्सएप पर अक्सा आ गई। वो अपने गांव पहुंच गई थी और बहुत खुश भी थी। आपको जेदे नकम्मे की तस्वीर दिखाऊं आप भी? हाँ, फिर तस्वीर दिखा दी। जेदा निकम्मा किसी टाली पर चढ़कर बैठा हुआ था। काफी दिलचस्प लगा। जेदा इतना बुरा भी नहीं है अक्सा, उसने हंस कर लिखा। अक्सा बुरा मान गई। जो उसे बुरा लगता है वो उसकी आपी को भी बुरा लगना चाहिए। शाजिया पसंद करती है उसे। पता नहीं शाजिया को इसमें क्या नजर आता है। आपको पता है, खाला कहती हैं शाजिया और जेदे का रिश्ता तो वो कभी नहीं होने देंगी। क्यों भाई, तुम्हारी खाला क्यों विलन बन रही हैं? उन्हें मेरा रिश्ता चाहिए। मैं भला वहां क्यों शादी करूं जिनको मेरी पढ़ाई पर ही एतराज है। बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, उसने मुस्कुराते हुए लिखा। तो दूसरी तरफ अपने गांव में खुले आसमान तले चारपाई पर लेटी अक्सा शर्मा गई। हाँ, आप भी ना, अभी तो मैं बहुत सारा पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी। उसके बहुत से ख्वाब थे, तो वो भी तो पढ़ाई के बाद ही कुछ सोचेंगे ना। अक्सा मुस्कुराई। उसे अपने अब्बा पर बहुत प्यार आता था। फिलहाल स्टडीज पर ध्यान दो और अपने खानदान की सियासत को इग्नोर करो। ओके अपी। जेदा तो अभी तक कहता है कि अक्सा तू पढ़ाई ना छोड़ी ताकि अम्मा तेरे से मेरा ब्याह ना करे। कमाल है। वो हंसी। अच्छा आपी, सुबह बात करूंगी और गांव की तस्वीरें भी भेजूंगी। ठीक है। अक्सा से बात करने के बाद उसने दोबारा फारिस को कॉल की। उसका मोबाइल अब ऑफ जा रहा था। उसके इंतजार में ही राहदारी में टहलने लगी थी। कमर पर हाथ रखे आहिस्तगी से कदम उठाते दाएं तरफ देखा। सामने तवील कॉरिडोर था। 2 दरवाजे थे। एक राहदारी के इख्तिताम पर था और दूसरा दाएं तरफ। पहला दरवाजा स्टोर रूम का था। खोलकर सरसरी सा अंदर झांका। मुलाजिमों को उसने कई बार यहाँ आते देखा था। एक तरह का स्टोर रूम, मगर यहाँ ज्यादातर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स का जखीरा था। कुछ गैर जरूरी सामान, गमले, कुछ पुरानी पेंटिंग्स, पर्दे, गुलदान और ग्लास टेबल्स के अलावा बहुत सी आराइशी अशिया पैकशुदा हालत में रखी थी। हालनुमा कमरा था तो रैक तरतीब से वस्त में रखे गए थे। उनमें किताबें, कागजात, फाइल्स नजर आ रही थी। कहने को स्टोर रूम, मगर उसकी भी जैसे बाकायदगी से सफाई की जाती थी। मट्टी और गर्द का निशान तक ना था। दरवाजा बंद करके सामने ब्राउन दरवाजे को देखा। उस मंजिल पर यह वह दरवाजा था जो बंद रहता था। उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। पूरे घर का टूर कराते हुए मिदहत ने आज सुबह ही उससे कहा था। यकीनन ये अहकामात मुलाजमों के लिए होंगे। कुछ सोचकर वो उसी तरफ आ गई। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा अंदर की जानिब धकेल दिया। नीम तारीकी में बल्ब की रोशनी अंदर तक गई। बिल्कुल सामने ही खिड़कियां थी जिनसे बाहर की तारीकी नजर आ रही थी। उसने सामने वाले दरवाजे को भी आहिस्तगी से खोल दिया। कमरे में तारीकी थी। हाथ बढ़ाकर स्विच दबाया तो लाइट्स ऑन हो गई। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो एक हाथ हैंडल पर रखे अपनी जगह खड़ी रह गई। क्या ये फारिस वजदान का कमरा है? उसकी आंखों में हैरत के साथ इस तरह उतर आ गया। नेल्गू थीम में सजा हुआ कमरा। खिड़कियों के पर्दे हम रंग थे। किताबों के रैक, अलमारी जिसमें ऊपर तक मुख्तलिफ असनाद और ट्रॉफी सजी हुई थी। वो भारी सांसों के साथ अंदर आ गई थी। पैकशुदा कार्टन्स, कुछ खुले कुछ खोलकर बंद किए हुए, शीशे से झांकती ट्रॉफीज, कुछ सलामत और कुछ टूटकर जुड़ी हुई। स्कूल और फारिस का नाम बेहद नुमाया था। नजर आ रहा था वो कितना ज़हीन और मेहनती था। वो अपनी टीन एज में पढ़ाई और दीगर सरगर्मियों में शानदार कारकर्दगी दिखाता रहा था। उसने गिलास एक तरफ स्लाइड कर दिया। वजदान हाउस में तो उसे बचपन से जुड़ी चंद अशिया ही नजर आई थी, मगर यहाँ तो जैसे उसका पूरा बचपन था। वो रिजल्ट कार्ड उठाकर देखने लगी। फिर उसने डायरीज उठा ली, स्याह जिल्द वाली, जिसके तमाम के तमाम सफ़े तकरीबन खाली थे। खरीद कर जैसे यूं ही रख दी गई थी। उसने स्याह कवर के एक कोने पर सुनहरी कैलीग्राफी में लिखे लफ्ज
WON को छुआ, फिर उसे रख कर बॉक्स अपनी जानिब खींचा। किनारे पर रखी कोई शय हिल गई। वो लम्हे भर के लिए ठिठक गई कि जिस तलवार पर नजर पड़ी वो उसकी थी। वही नेलगू निशान, वही स्याह लकीरों से झलकता सुनहरी दस्ता, वस्त्र में जुड़ा सुर्ख नगीना नुकराई ब्लेड और दस्ते के साथ जुड़ी बारीक सी जंजीर। ये यहाँ कैसे? वो लम्हे भर के लिए शुशद्दर हुई थी। फिर उसने सर उठाया। जिस जगह से तलवार उठाई थी उसी जगह पर गर्द की हल्की सी तह पर तलवार की ही छाप नजर आ रही थी। गोया वो चीज यहाँ काफी अरसे से मौजूद थी, जबकि उसकी तलवार तो बॉक्स में हमेशा मौजूद रही थी। शिद्दत से धड़कते दिल के साथ उसने दूसरी चीजों को उलट पुलट कर देखना शुरू किया। तस्वीरों के कुछ एल्बम, मगर वो सिर्फ कुदरती तस्वीरों से भरे हुए थे। एक बॉक्स जिसमें कुछ चीजें रखी थी, एक गुलाबी हेयर पिन जिस पर स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी, जर्द रंग की घनी सी घड़ी, एक नेल पॉलिश, छोटा सा आईना जिसके पीछे मिटा मिटा सा जन्ना लिखा था। जन्नत कमाल अपनी जगह सदमे से गूंग रह गई। उसने स्पेस शीट में धरे कागजात बाहर खींचे और कुछ तस्वीरें निकलकर कदमों में बिखर गई। एक 7 साला, 10 साला और 12 साला फारिस वजदान के हमरा खड़े उसके नाना डॉक्टर मुस्तफा। वो आंखों में बेयकीनी लिए साकत सी अपनी जगह खड़ी रह गई। पत्थर हरकतों सिकना से मुकम्मल आ रही। उसे लगा आंखों ने धोखा खाया है। शायद हर उढेर उम्र शख्स में उसे अपने नाना का गुमान होता था। बहुत एहतियात से नीचे फर्श पर बैठते हुए उसने कप कपाती उंगलियों से तस्वीरें उठाई। उन्हें करीब से देखा। उसके नाना डॉक्टर मुस्तफा ही थे। वही बानूर चेहरा, चमकती हुई रोशन आंखें, वही मेहरबान मुस्कुराहट। वो जिस बच्चे को अपने साथ लिए हर तस्वीर में नजर आ रहे थे वो कोई और नहीं, फारिस वजदान था। तस्वीरों के पीछे सरसब्ज मैदान के उस पार एक आलीशान कसर नजर आ रहा था। उसके जहन के पर्दों पर धुंधली छवि वाजिया होने लगी। फूले तनफ्फुस के साथ वो नीचे बैठी। दीगर अशिया निकालती उसकी डाइनिंग का एक ढेर था और हर सफे पर उसका नाम लिखा था, मेड बाय जन्ना मुस्तफा। ड्राइंग्स में बाग का मंजर था, नदियों और नालों का, ऊंचे पहाड़ों का, बड़ी सारी हवेली और उसके सामने खड़े एक छोटे से घर का। वो घर उसका था, वो बाग उसका था, वो खुशियों भरे पल, वो सफे पर बिखरे रंग, वो मंजर में ढलती यादें उसकी थी। नाना, जन्ना और तीसरा फर्द जो हर सफे पर था वो फारिस था। उसका दाहिना हाथ बेसाख्ता लबों पर आ गया। आंखें मुकम्मल भर गई, सांस भारी हो गया। आज तारीख क्या है सलीम? 3 नवंबर। अभी 2 दिन बाकी हैं। कैलेंडर देखकर वक्त का हिसाब लगाते नाना ऐनक उतार कर आंखें पूंछते, नमी को छुपाते, कुछ सोच कर मुस्कुराते। ऐसी क्या खास बात है 5 नवंबर में? सलीम उसके पास आकर पूछ रहा था। बाबा के दोस्त का बर्थडे है। किस दोस्त का? सलीम को जैसे उनके तमाम दोस्तों के नाम उंगलियों पर अजबर होते थे। फारिस का। कौन फारिस? हारिस की बात कर रही हो? मुझे क्या मालूम। कंधे उचकाकर किसी और काम में मसरूफ होती वो। 20 साल, उंगलियों पर हिसाब करते नाना। हाँ, अब पूरे 20 साल का होता वो। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे। तुम्हें याद नहीं? तुम बहुत छोटी थी। मुझे याद है वो। मुझे वो नहीं भूलता। मैं उसे भूल भी नहीं सकता। नाना के तमाम दोस्तों में सबसे कम उम्र, सबसे तनहा, सबसे परेशान हाल दोस्त, उसे भी बहुत याद आता था। तुमसे पहले मैंने उसे कभी भी किसी बच्चे से बात करते नहीं देखा था। वो अक्सर कहते थे तुम्हारे साथ वो बहुत हंसता था। उसका दिल दर्द से फटने लगा। हादसाती मौत थी, कार एक्सीडेंट से हुई थी। उसकी सिसकियां बंद गई, चेहरा तार होने लगा। बहुत प्यारा लड़का था, बहुत वेल मैनर्ड, धीमे मजाज का। नवंबर का महीना हो और नाना अपने दोस्त का जिक्र ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन था? अब खैर से आप उसे वेल मैनर्ड और धीमे मिजाज का तो ना कहें। सलीम इन दिनों छुट्टियों पर आया हुआ था। अच्छा खासा बदतमीज लड़का था वो, माजरत के साथ। सिर्फ उसके लिए वो तुम्हें इग्नोर करता था, सिर्फ मुझे इग्नोर करता था। आप शायद भूल गए हैं, मगर मुझे याद है उसे इस बात से भी मसला था मैं आपके घर क्यों रह रहा हूँ। वो तुमसे जेलस होता था। वो हंसे और फिर काफी देर तक हंसते रहे। आंखें तार हो गई, दिल डूब गया, फिर चुप हो गए। रात गए तक छत पर टहलते रहे। उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। जेरे लब दोहराते जाते, वो तो मेरा बहादुर बच्चा था। अपना काम करते, प्रैक्टिकल्स, जर्नल बनाते, वो सब छोड़कर
दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती थी। वो उसे देखते थे और आंखों में खौफ उतरा होता था। बहुत देर तक हाथ अपने हाथों में लिए उसे खुद से लगा लेते। खुदकुशी बजाते खुद एक मसला है, किसी मसले का हल हरगिज नहीं। उसका चेहरा अपने नहीफ हाथों में लेकर उसकी शहद आंखों में झांक कर कहते। वो तब 15 साल की थी। नाना ने पहली बार जैसे उसे आने वाले वक्तों की तकलीफों पर सब्र और बर्दाश्त का सबक पढ़ाने की कोशिश की थी। सांसों की डोर खुद से टूटे तो टूटे, तुम तोड़ने की कोशिश मत करना। उसके हाथ बेजान होते गोद में आ गिरे। उसकी याददाश्त में सबसे धुंधला हो चुका था, मगर उसे वक्फे वक्फे से मिलने वाली नाना की बातें याद रही थी। वो फारिस नामी लड़के को कभी नहीं भूले थे, बिस्तरे मर्ग पर भी। वो उसकी उम्र का अंदाजा लगाया करते थे। हर नवंबर की 5 तारीख उन्हें हिसाब किताब के लिए मुख्तस हो जाया करती थी। अगर वो जिंदा होता तो आज पूरे 20 साल का होता। अब उसकी उम्र यकीनन 22 बरस की होती। हाइट तब भी अच्छी थी, अब भी अच्छी होती। लंबे बाल सूट करते थे, छोटे बालों में भी खूबसूरत लगता। ड्रेसिंग सेंस इस वक्त भी अच्छी थी, अब तो बाकमाल होती। अपने हम उम्र लड़कों की तरह ओल फोल रफ हुलिये में घूमना उसे पसंद नहीं था। बला का सफाई और नफासत पसंद। वो उन्हें देखते हुए उन्हें सुनती रहती। वो थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा जिक्र करके बिल्कुल चुप हो जाते। ऊपर से खामोश मगर अंदर ही खुद से बातें जारी रखते। वो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने अपना क्लिनिक, अपना घर, हत्ता के वो शहर, वो इलाका तक छोड़ दिया, मगर उसकी याददाश्त से पीछा ना छुड़ा सके, खुद को पछतावों से ना निकाल सके। सिर्फ एक तस्वीर अपने बटुए में लगाए रखते। सबसे पहली तस्वीर लड़का 6 साल का और वो 60 साल के थे। दोस्ती की इलामत उनकी पहली तस्वीर पास रखी। बाकी सब वहीं घर छोड़ आए। कई बार उसने कहा था वापस चलते हैं, चंद दिनों के लिए ही सही, मगर वो नहीं गए थे। पहले कोहार शिफ्ट हुए थे, फिर लाहौर, लेकिन कोयटा दोबारा नहीं गए। उसकी माँ उसे अपने साथ लेकर नहीं गई। उसके बाबा ने उसे छोड़ दिया। वो बिल्कुल अकेला था। ये बात समझ में आती है। जाते वक्त तो बहुत खुश था, तुमसे कहकर गया था छुट्टियों में वापस आएगा। फिर क्या हुआ, क्या हुआ? वो रुख मोड़ कर आंसू छुपाने की सही करते थे। उसने बेसाख्ता दाहिना हाथ सीने पर रखा। नाना का दोस्त, नाना का फारिस, नाना का बहादुर बच्चा। उसका चेहरा तर हो चुका था। वो अब दूसरी अशिया को देख रही थी। फ्रेंडशिप डे के कार्ड्स और गेट वेल सून के 3-4 पेपर्स वो ठीक हो गया है, फिर भी उसे लिख कर देती रही। हर बार वो जब भी फूल लेकर गई, वो कभी भी कचरे की जीनत नहीं बने। प्लास्टिक शीट में धरे खुश्क बेरंग उसके दिए गए फूल, उसकी नेल पॉलिश, उसकी मेकअप किट, उसका आईना, उसके ख्वाब, उसकी खुशियां, वो सब जो जिंदगी के आखिरी हालात में गुम होकर वो भुला चुकी थी, अब याद आ रहा था। वो पजल की तरह एक एक शय को तखय्युलात पर चुनती, एक अछूती तस्वीर मुकम्मल करती जा रही थी। फारिस वजदान शेराजी, सरसब्ज बाग, एक वसी व अरीज लॉन का सब्जाजार, ऊंची दीवारों में मुकीद एक शानदार कसर नुमा हवेली, सड़क के उस पार दौड़ते भागते बच्चे, नहर के किनारे पत्थर, फूल, पत्ते और टहनियां तोड़ तोड़ कर फेंकती वो, और एक मुबहम सा साथी, एक धुंधला सा चेहरा, एक हल्की सी छवि। कदमों की आहट के साथ ही अध खुले दरवाजे को अंदर की जानिब धकेलता फारिस अपनी जगह रुक गया। वो नीचे ठंडे फर्श पर बैठी थी, उसकी अशिया में अपनी यादों में खोजती हुई, कार्ड्स गिफ्ट्स और खिलौनों में घिरी हुई। आहिस्ता से कदम उठाते वो अंदर आ गया। उसके सामने पंजों के बल झुका तो जन्नत कमाल ने सर उठाया। उसकी आंखें नम और चेहरा तर था। उसका वजूद सिसकियों की जद में लग रहा था। उसके तासुरात बता रहे थे उसे पहचान गई थी। एक जन्ना और उसका दोस्त फारिस। अब ना परियों की बातें की जा सकती थी, ना शहजादियों के किस्से सुनाए जा सकते थे, ना रंगों का जनून था, ना खाली सफों का करेज। अब सिर्फ वो थी और फारिस था। जिंदगी ने किसी और मोड़ पर, किसी और वक्त में, कुछ और हालात की जद में दोनों को सामने ला खड़ा किया था। फारिस के एहसासात दुख की लपेट में आ गए। उसके अंदर की कैफियत बदल गई। वो अजीब रंज की जद में अपने अंदर बिखर सा गया। उसके सामने अब उसकी बीवी ना थी, वो अब डॉक्टर मुस्तफा की नवासी थी जो उसे देख रही थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सवाल मुख्तसर सा, बहुत अजियत से पूछा गया। फारिस का सार इस बात में हिला। वो अंदर तक साकिन हो गई। कब से?
आंखें भीगी हुई थी। जब तुमने घर छोड़ दिया था तब तुम्हारे सामान में उनकी तस्वीरें देखी थी। वो लब भींच कर तहम्मुल और जब्त से सुर्ख बढ़ती आंखों के साथ उसे देखे गई। मुझे क्यों नहीं बताया? शिकवा था, दुख था, जज्बात पर बामुश्किल काबू रखे हुए थी। मुझे लगा मुमकिन है तुम्हें कुछ याद ना हो। फारिस के लिए अपने ही अल्फाज कुछ भारी हो गए। लेकिन तुम तो याद दिला सकते थे, तुम तो मुझे बता सकते थे। वो रो रही थी, उसका दिल डूब रहा था। वो सारी यादें, वो वक्त और लम्हे, उसका दोस्त और नाना। उसे अब नाना बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे। जन्नत, उसके लबों से बेनियाज निकला, मुझे तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है, मुझे तुम तक खुद आना पड़ता है। कोई पहल तुम क्यों नहीं करते? तुम खुद मुझे क्यों कुछ नहीं बताते? उसने फारिस का हाथ झटक दिया। मुझे डर था मैं डॉक्टर मुस्तफा की नवासी का सामना नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी जगह थम कर रह गई, आंखों में आंसू ठहर गए। अपने अंदर एक दुख, एक कुर्ब सा लिए वो हिम्मत मुजतमा करता उसके पास बैठ गया था। चंद ही लम्हों में उसका हाथ अपने हाथ में ले चुका था। उसने शिकवा किया था, कोई इब्तदा वो खुद से क्यों नहीं करता? तो एक इब्तदा वो अब खुद कर रहा था। बहुत सी बातें थी जो दिल की थी और दिल में ही रह गई थी। बहुत से एतराफ ऐसे थे जो ताहाल नहीं हो सके थे। वो अब कह सकता था, अब उसे सब बता सकता था। वो इस बोझ को अपने दिल से हटा सकता था। वो इस खला को अब पूर्ण कर सकता था। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहता था। सिर्फ मम्मी की ख्वाहिश पर मैंने मजबूरन तुमसे निकाह किया था। मुझे तुमसे नफरत थी, सिर्फ तुमसे ही नहीं, अपने निकाह में आने वाली हर औरत से। तुम्हारी जगह कोई भी होती मैं यही करता, निकाह को कॉन्ट्रैक्ट रखता और फुर्सत मिलते ही अपनी जान छुड़ा लेता। मेरे लिए ये आसान था बनिस्बत भरोसा करने के। मुझे ये आसान लगा। जन्नत आंखों में दर्द लिए लब भींच कर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हुजन ठहरा हुआ था। उसकी आवाज से दर्द झलक रहा था। वो बोल रहा था, उसे बोलने दे रही थी। मैं रिश्ते, एतबार, वफा और मोहब्बत जैसे मामला से बहुत आगे निकल चुका था। मेरी जिंदगी में इनकी कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे लगता था मैं सख्त रवैया दूंगा तो तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखोगी। मैं चाहता था तुम्हें भी मुझसे नफरत हो और तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब ना देखा हो। तुम्हें नफरत सिखाते सिखाते कब मैंने तुमसे मोहब्बत सीख ली पता ही नहीं चला। उसका वो आखिरी जुमला जन्नत की धड़कनें थमा गया। मुझसे सिर्फ एक भूल हुई, मेरे एहसासात बदल रहे थे। तो मुझे चाहिए था मैं तुम्हारी हर गलत फहमी दूर करता, अपने एहसासात सिर्फ दिल तक महदूद ना रखता। मुझे चाहिए था मैं तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करता। मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था, मुझे तुम पर सब वाज़िया करना चाहिए था। अगर मैं बात कर लेता तो तुम उस रात घर छोड़कर ना जाती। वो रवानी से बात करते एक लम्हे के लिए रुका था। उसे दुख था उसके होते हुए भी इस तरह बेघर क्यों हुई थी। क्यों उसकी जिंदगी में वो इस तरह शामिल हुई कि उसके पास नफरतों के सिवा और कुछ देने को रहा ही ना था। मैंने अपने फैसले कभी नहीं बदले, मगर तुम्हारे लिए मैंने अपना हर फैसला, अपना हर इरादा बदला। निकाह मम्मी की पसंद से हुआ था, मगर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से बीवी का दर्जा दिया। वो उसके गाल पर हाथ रखे अब आंखों में देख रहा था। जो मैंने किया या जो रवैया तुम्हें दिया उसे मैं किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो गलत है सो गलत है। जन्नत की शहद आंखों में उसका अक्स झिलमिलाने लगा। मेरी नफरतों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए था। वो बेहद रंजीदा था। अगर डॉक्टर मुस्तफा आज जिंदा होते और उन्हें मालूम होता मैंने उनकी नवासी के साथ क्या क्या किया तो वो मुझे कभी माफ ना करते। जन्नत ने बेख्तियार अपने गाल पर ठहरे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। बहुत दुख, फिक्र और परेशानी से उसकी जानिब देखा। उसे जैसे अब समझ में आया था वो अपने हॉल में बंद क्यों था। मुझे दुनिया का वो आखिरी मर्द होना चाहिए था जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाता। तुम्हें लगता है तुम्हारा रवैया ज्यादा बुरा था? वो बोली तो भीगी आवाज में एक ठहराव था, लहजा नरम लिए हुए थी। मुझे दुनिया का वो आखिरी मर्द होना चाहिए था जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाता। तुम्हें लगता है तुम्हारा रवैया ज्यादा बुरा था? वो बोली तो भीगी आवाज में एक ठहराव था, लहजा नरम लिए हुए था। अपने गाल से फारिस का हाथ हटाकर उसे मजबूती से थाम लिया। जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी है और जिस तरह के रवैये मैंने सहे हैं, जो दुख, महरूमियां और अजियतें झेली हैं, इन सब के मुकाबले में तुम्हारा घर मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था।
आंखों में गम की सुर्खी लिए उसे कुछ अजियत से देखा। मुझे तुम्हारे रवैये का दुख जरूर था, लेकिन मैं सुकून से सोती थी और आराम से पूरे घर में फिरती थी, और आंटी थी मेरे पास, और कोई कमी नहीं थी वहां। और तुम चुपचाप सब सुनते, देखते और बर्दाश्त करते थे, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात मान नहीं रही थी। गुजरा हुआ वक्त उनके दरमियान आकर ठहर गया था। जिस रात तुमने सिर्फ सेटिंग बदलने पर मुझे गुस्सा दिखाया था, उस रात मैंने अपना हर खौफ मिटा दिया था। उस रात मैंने फैसला कर लिया था, मैं तुम्हारी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं हालात से आखिरी सांस तक लड़ूंगी और तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। ये मेरा फैसला था तुमसे टक्कर लेने का, तुम्हारे मुकाबले में आने का। मैं इस बार चुपचाप सहना नहीं चाहती थी, मैं लड़ना चाहती थी तुमसे, अपनी जिंदगी से, हालात से। तो हाँ, टफ टाइम में मैंने भी तुम्हें दिया है नरम मजबूत लहजा, मजबूत असाब की तर्जमानी कर रहा था। मुझे याद है मैं तुम्हें जबरदस्ती माल लेकर गई थी और तुम्हारे सामने बच्चे की शॉपिंग की। मैं सिर्फ तसव्वुर कर सकती हूँ मेरी उस हरकत से तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ पहुंची होगी। सर्वेंट क्वार्टर के उस कमरे की खिड़कियों से बाहर हल्की हल्की रिमझिम बारिश फिर से बरसने लगी थी। अंदर का माहौल फिर से सर्द होने लगा था। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें कई बार हर्ट किया, तुम पर भरोसा नहीं किया। गलतियां सिर्फ तुमसे नहीं हुई हैं, मुझसे भी तो हुई हैं। सो तुम बार बार ये मत कहा करो कि वो वक्त बुरा था। मेरे लिए वो बहुत से बुरे वक्तों में सबसे अच्छा वक्त था फारिस। आंखों में मोहब्बत की चाशनी लिए वो पूरे एतमाद से कह रही थी। फारिस का दिल भारी हुआ। वो वक्त आसान नहीं था जिसका जिक्र वो इतनी आसानी से कर रही थी। तुम्हारा गुस्सा, सख्ती, नफरत बेशक गलत थी, लेकिन उसकी भी तो वजूहात थी। तुम्हारी बीवी ने धोखा दिया, तुमने अपनी बेटी को खो दिया, और जिस तरह के हालात से तुम गुजरे थे, तुम्हारे लिए भरोसा करना बहुत मुश्किल था। वो एक एक करके इन तमाम गिरों को खोल रही थी, जो माजी के गम को ताज़ा करती थी, पछतावों और दुख में दबा देती थी, जिनका साया हाल पर पड़ता था तो अपने खोल में बंद होने लगता था। तुम ये देखो, हम लड़े, हमने एक दूसरे की कमजोरियों को खोजा, हमने इन कमजोरियों का फायदा उठाया और छुपाया भी। हम एक दूसरे की ढाल भी बने, हमने इरादे भी बदले और खुद को बदलने की कोशिश भी की। उसके लफ्ज मरहम थे, उसकी आवाज में सुकून। वो सुन रहा था, बहुत तवज्जो और खामोशी से। नाना होते तो मैं उन्हें बताती, उनके दोस्त ने मुझे उस वक्त अपना लिया जब मेरे अपने मुझे अकेला कर चुके थे। मैं उन्हें बताती मैं उनके दोस्त से बहुत लड़ी हूँ और वो अपना हर फैसला बदलने पर मजबूर हो गया है। वो जैसे पहले बदल गया था वैसे ही अब भी बदल गया है। मैं उन्हें तुम्हारी एक एक बात बताती और वो खुश होते, वो तुमसे बहुत खुश होते। फारिस वजदान की आंखें तार हो चुकी थी। जन्नत ने तस्वीरें समेट ली। नाना तुम्हें बहुत याद करते थे, वो अब कह रही थी। तुम्हारी बातें, तुम्हारे सवाल, वो बार बार तुम्हारा जिक्र करते थे। वो दूसरे लड़कों में तुम्हें ढूंढते थे, उन्हें तुम्हारी मौत का बहुत दुख था। अब वो तफसील से उनके बारे में बता रही थी, वो सब बातें जो जहन में थी, जो उसकी जात से जुड़ी हुई थी। वो भारी दिल के साथ सुन रहा था। उसने बात करते उसकी कुछ बेचैनी से पहलू बदलना चाहा तो उसकी हालत का ख्याल करते फारिस ने सहारा देकर उठाते हुए सिंगल बेड पर बैठाया। खुद वो उसके पास ही बैठ गया था। तुमने मेरी सब चीजें संभाल कर रखी हुई हैं, कमरे में तायराना निगाह दोहराते हुए बोली। वो मुस्कुराया। तुम्हारे पास भी तो अभी तक मेरे गिफ्ट्स हैं, तलवार है, डायरी है, स्टिकर्स हैं। और नम आंखों के साथ धीरे से हंसी। हाँ, तुम्हारे उन तोहफों में मेरे नाना की यादें थी, और ऐसे दोस्त की भी जो वादा करके वापस नहीं आया था, आ ही नहीं सका था। उसकी कब्र बन गई थी, वो दफन हो गया था। आंखों में नमी लिए उसे देख कर रह गई, फिर उसके कंधे पर सर रखे उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ले। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत। क्या मैं तुम्हें याद आई? फूलों को देखकर? हाँ, हमेशा। जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ फूलों को देखकर? दो पोनियों को देखकर भी वो नम आंखों के साथ हंस दी। और कब? जब जब मिसेस ग्रांट की नवासियां हैरी को देखने आई, तब भी। मिसेस ग्रांट? वो कौन है? लंदन में हमारी नेबर हैं। और हैरी? वो राहिम का तोता है। और राहिम कौन है? वो भी बस कुछ है, कोई अनोखी मखलूक है क्या? यही समझ लो। मुस्कुरा कर उसने इतराफ में एक बार फिर निगाह दौड़ाई। तुम्हारे कमरे में हर चीज कितनी तरतीब और सफाई से रखी है फारिस। उसने भी देखा, सर उठाकर और बहुत ही तकलीफ से।
اسے مدحت سے پتا چلا تھا اعظم شیرازی اکثر اس کے کمرے میں آتے تھے، اس کی چیزوں کو دیکھتے تھے، ڈائریز کو پڑھتے تھے اور ٹرافیز کو چھیڑتے تھے، اور چند ایک بار تو ان کی یہی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے کمرے کو صاف رکھنے کی ذمہ داری انہوں نے نبھائی تھی۔ اس نے درد سا محسوس کرتے خیالات کو جھٹکنا چاہا۔ فارس، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ہم آئی ایم سو سوری۔ کس لیے؟ میں تمہیں بہت ہرٹ کرتی رہی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں اپنی من مانی اس لیے نہیں کرتی تھی کہ تمہیں دکھ پہنچے، میں صرف اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رسانیت سے بولی۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ تم نے پہلے بھی میری بات نہ مان کر میری زندگی بدل دی تھی، اب بھی تم نے وہی کیا۔ اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ آہستہ سے گویا ہوا۔ جنت کی دھڑکن تیز ہوئی۔ 15 سال پہلے تم نے مجھے جینا سکھایا تھا، 15 سال بعد بھی تم نے وہی کیا۔ کوئی بچی اگر اپنے ماں باپ کی مشترکہ نفرت کو سہتے ہوئے بھی ہنس سکتی ہے، کھیل سکتی ہے، شرارتیں کر سکتی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ اور کوئی لڑکی اگر اپنی میرج فیلئر کے بعد، سخت الزام، خاندان بھر کی نفرت سہنے کے بعد بھی اتنی پازیٹیو ہو کر میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز صدقے دل اور چاہت سے کر سکتی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اپولوجائز تو مجھے کرنا چاہیے۔ وہ آنکھوں میں محبت کا تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نانا جیسا تھا، بہت شفیق اور مہربان سا، اپنی غلطیوں کا ادراک کرتا، انہیں سمجھاتا ہوا، خود کو بدلتا ہوا، جینے کی کوشش کرتا ہوا۔ چلیں، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، فارس نے کہا تو آواز بھاری تھی۔ یہ کمرہ بہت سی ایسی یادوں سے بھی جڑا ہوا تھا جو اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ جنت سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کرتے کرتے وہ رک گیا۔ کھڑکی کے عین نیچے وہاں وہ تھا، اور روتے ہوئے بیڈ کے نیچے بھی چھپا ہوا سا، اور آنکھیں رگڑ رگڑ کر صاف کرتا اور بہادری سے رونے پر قابو پاتا ہوا بھی۔ اس کے تاثرات ایک دم سے خوف اور وحشت میں بدل گئے۔ جنت کمال کو اس لمحے شدت سے احساس ہوا، اس نے یہاں آ کر تکلیف دہ یادوں میں اسے ایک بار پھر دھکیل دیا ہے۔ دروازہ بند کر کے فارس کا بازو گرفت میں لیا۔ چلے؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اور ماضی کا فارس وہیں کہیں اندھیرے میں اپنے بستر کے نیچے چھپا رہ گیا تھا۔ خاموش ویران کمرے میں بچپن کی یادیں سسکیوں سمیت وہیں کہیں سرد فضا میں ٹھہری رہ گئی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ خبر ایسی نہ تھی کہ خاندان بھر میں نہ پھیلتی۔ شام میں سب بہنیں وہیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ پشیمانی کا تاثر ہر ایک کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ آپی، حفصہ قالین پر دیوار کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے بچے پریشان ہو رہے تھے۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا تھا۔ ایمان سامنے ہی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں مکمل تر تھی۔ نفیسہ کی وفات پر سب سے برا رویہ اس کا تھا، سب سے زیادہ سختی بھی اس نے دکھائی تھی۔ غم اور غصے میں روتے چیختے ہوئے جنت کو امی کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ انہوں نے ماں کو کھو دیا تھا، وہ غم اس وقت دل چرا رہا تھا۔ وہ محرومی اس وقت بہت بھاری تھی۔ بھری دنیا میں بالکل تنہا لاوارث ہو جانے کا تصور ان کے حواس مفلوج کر گیا تھا۔ وہ سب بہنیں، نرم خو، احساس کرنے والی، اپنی ہی سگی بہن کے لیے پتھر اور بے حس ہو گئی تھی۔ وہ بھی جنت کو ہر تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی تھی، ہر مصیبت اور پریشانی اس کے وجود سے جوڑنے لگی تھی۔ وہ بے گناہ تھی، جنت بے گناہ تھی۔ حفصہ روتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ ہانیہ نے بہت دکھ اور بے بسی سے انہیں دیکھا۔ کسے علم تھا بے گناہ ہی یوں ثابت ہوگی اور جنت کمال پر سے ہر الزام ہٹ جائے گا۔ آپی، ہم بھی تو جن حالات سے گزرے ہیں، وہ ماریا کے لب ہلے۔ کوئی حجت، دلیل کچھ تو ہو جسے وہ خود کو بری کر سکے، مگر لفظ گم ہو گئے۔ جو ظلم جنت کمال کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی سگی بہن کو لاوارث کر دینا کسی طور پر بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ کسی اور سے پہلے ہم جنت کے مجرم ہیں، ہم اسے اپنی ہر تکلیف اور مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے رہے، ان لوگوں کے درمیان ہنسی خوشی رہتے رہے جن کی وجہ سے ہمارا یہ گھر جہنم بنا، تباہ ہوا، جن کی وجہ سے امی نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم سب چھوٹی تھی، میں تو چھوٹی نہیں تھی۔ آنکھوں میں حزن لیے روتے تڑپتے ماضی کے وہ تمام مناظر آنکھوں میں لیتے بہت دکھ سے لب بھیج کر بولی،
मुझे ताई अम्मी की, बड़ी चच्ची की, दादी की, पुप्पो की, सबकी बातें, सबके तंज, सबकी नफरतें याद है। वो सब अम्मी को बातें सुनाने, उनकी बेबसी मजाक उड़ाने आई थी। नफीसा और कमाल की बेटियां अपनी जिंदगी में एक खलासा लिए बिल्कुल खामोश खड़ी थी। वो बहुत कुर्ब से बड़ी बहन को देख रही थी। अम्मी चुपचाप सुनती थी और चुपचाप रोती थी। बाबा का रवैया हमारे साथ कैसा होता था ईमान, अब कि उसे मुखातिब किया, याद नहीं? हम कैसे उनसे डरते थे, उनके घर आते ही कमरे में छुप जाते थे, बात तक करने की हिम्मत नहीं होती थी, जरा जरा सी गलती पर मार पड़ जाती थी। दादी पूरे घर का माहौल जहन्नुम बना कर रखती थी, हर वक्त उन पर तंज करती थी। बेटियों की लाइन लगा रखी है। अब्बू को दूसरी शादी का मशवरा कितनी बार दिया गया। कमरे में सकूत छाया हुआ था। वो दम साधे उसी वक्त के दायरे में उसी तलख जिंदगी को एक बार फिर जीता हुआ देख सकती थी। हर बार हम में से किसी न किसी की पैदाइश पर लोग अफसोस करने आते थे। अम्मा कितने दिनों तक लापरवाह रहती थी, बच्ची को उठाकर देखती तक नहीं थी। सब कहते थे हमारी माँ बदनसीब है, मनहूस है, बेटियों को दुनिया में ला रही हैं। और वो रो रही थी, मगर कोई खुशी का इजहार नहीं करता था। अम्मी भी नहीं, हर वक्त की टेंशन में कहाँ याद रहता था खुश होना चाहिए, जब जिंदगी उनके लिए अजाब ही हमारी वजह से थी। सिसक पड़ी, आंखें रगड़ डाली। बाबा की पहली एक दुकान थी, फिर दूसरी आ गई, फिर उन्होंने स्टोर खोल लिया था, उन्होंने प्लाट खरीद लिया था। घर के हालात कुछ अच्छे हो रहे थे। किसी ने नहीं कहा ये बेटियां नसीब लाई हैं, रिजक लाई हैं, बाबरकत है इस घर के लिए। किसी ने नहीं समझा। सबने हमें एक अजाब, एक बोझ, एक कुर्ब बना दिया। और हम सब ने मिलकर यही सब कुछ जन्नत के साथ किया। हम भूल गए हमारी मुजरिम तो जन्नत कभी नहीं थी। जो मुजरिम थे उनके साथ मिलकर हमने जन्नत को अकेला कर दिया। ईमान ने कुछ अजियत से आंखें मीच ली थी। मुझे अम्मी का रवैया कभी भी नॉर्मल नहीं लगा। पहले वो हमसे उलझती रही, फिर हुसनैन पैदा हुआ तो ठीक हो गई, और जब हुसनैन नहीं रहा तो अपनी नफरतों का रुख जन्नत की तरफ कर लिया। और हम 6 बहनों ने ऐसा होने दिया। हमने कभी भी अम्मी और जन्नत के दरमियान फासला कम करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी अम्मी को नहीं समझाया। हमने कभी भी नाना से नहीं कहा वो जन्नत को वापस ले आए। उन्होंने आंखें साफ की। हम उसे खुद से दूर करते रहे। अपने ससुराल में वो लावारिसों की तरह रही। ताया की पूरी फैमिली ने उसे जिस तरह से जहनी टॉर्चर किया, क्या हम इस बात से वाकिफ नहीं थे? क्या हम में से कोई उसकी मदद को गया? क्या हम में से किसी ने उसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश की? वो कितनी बार यहाँ आई अम्मी से मिलने, अम्मी नहीं मिली। हम तो मिल सकते थे, बात कर सकते थे, सहारा दे सकते थे। क्या हमने दिया? ऐसी बेहिसी पर, खुदगर्जी पर वो खुद को जितनी मलामत करती कम था। हानिया ने कुछ शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसकी शादी हो गई। हमने एक बार भी पलट कर खबर नहीं ली। उसने घर छोड़ दिया, तब भी नहीं। कोई इतना पत्थर दिल भी होता है ईमान? ये हमें क्या हो गया था? वक्त और हालात कुछ ऐसे हो गए कि जन्नत कमाल को अपनी बहन समझना ही नहीं, उन्हें किसी गुनाह से कम नहीं लगता था। उसका मशकूक किरदार सबकी जुबानों पर रहता था। उसकी जात के किस्से बढ़ा चढ़ा कर सुनाए जाते थे। उसने जाने किन हालात में घर छोड़ा, मगर यही फैला दिया गया वो किसी और के साथ भाग गई है। उसे तो खबर भी ना होगी कितने अफसाने थे जो उस पर घर दिए गए थे, कितने इल्जाम थे जो उस पर धर दिए गए थे। उसकी अपनी सगी बहनों ने सर झुका लिया था। हमने भी वही किया जो अम्मी करती रही, जवाबन करते रहे जो पूरे खानदान ने किया। हमने भी नाना की तरबियत पर सवाल उठा दिया। हमने भी सब सच मान लिया। ईमान उठकर उनके पास आ बैठी थी। ये गम कि उन्होंने जन्नत को आखिरी वक्त में अपनी माँ से भी मिलने नहीं दिया था। ये गम, ये दुख अब दिल को चीर रहा था। जख्म गहरे थे जो उन्होंने उसे दिए। मसक करके अपनी बहन को बहुत बुरी तरह से तोड़ा था। उन्होंने धुतकार कर अलहदा किया था। बहुत नफरत से ताल्लुक खत्म हुआ था। भले से उसकी जमान से शादी हो या कामरान से, किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ा था। वो चचा के घर किस हाल में थी किसी को जरा एहसास नहीं हुआ था। जिससे शादी कर रहे थे वो 17 वर्ष बड़ा था उससे। उन्हें कुछ भी ना हुआ। अपनी इद्दत के दिनों में टेरेस के वीरान कमरे में जाने कैसे उसने वक्त गुजारा होगा। वो सब तो इकट्ठी थी, एक दूसरे को संभालने और सहारा देने के लिए भी। इस मुश्किल घड़ी में तलाक की अजियत और माँ की जुदाई का गम सहते हुए उसने कैसे संभाला था खुद को। सबको गलती का एहसास शिद्दत से हो रहा था। जन्नत कमाल मुजरिम और गुनाहगार होती तब भी उसे अकेला नहीं किया जा सकता था। उसकी जिंदगी का फैसला दूसरों के हाथ में नहीं दिया जा सकता था।
उस रात उन्होंने नम आंखों से बारी बारी सबको देखा। अम्मी ने अपनी आखिरी वक्त में जन्नत का नाम लिया। ईमान ने गहरे गम और सदमे से उनकी तरफ देखा। वो बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसका नाम ले रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। काश मैं जन्नत को उसी वक्त हॉस्पिटल बुलवा लेती। काश खुश्क लबों को तर करते, आंखें रगड़ कर साफ की। जब से उनका इंतकाल हुआ है, उसके बाद से बार बार ये बात कि वो नाम क्यों नहीं ले रही थी, किस लिए ले रही थी, कहना क्या चाह रही थी। पहले तो कभी भी नहीं लिया, कभी भी नहीं, तो फिर इस वक्त क्यों? ये सवाल मुझे बहुत बेचैन करता रहा और मैं इग्नोर करती रही। मैंने कुछ समझा ही नहीं। वो उस वक्त वो जन्नत से मिलना चाहती थी। वो आखिरी लम्हे में इस वक्त जन्नत का पूछ रही थी, और मैंने अपने गुस्से में उनकी बात, उनका इशारा नहीं समझा। सकीना बता रही थी वो उससे जन्नत का हाल पूछती थी। उन्हें सब पता था उसके साथ इस घर में क्या हो रहा है। वो इन दिनों जन्नत को वापस घर लाने का फैसला कर चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देकर खाला अंदर आई तो हफ्सा फौरन से उठकर उनके पास चली गई। हाथ थाम लिया। प्लीज खाला, मुझे उसके पास ले जाएं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरी उसके शोहर से बात हुई है, वो कोयटा में है। उन्होंने संजीदगी से आगाह किया। क्या आप मुझे वहां ले जा सकती हैं? खाला, सिर्फ आप ही हमें उससे मिलवा सकती हैं। मैं तुम्हारे खालू से बात करती हूँ। उन्होंने कंधे पर नरमी से हाथ रख कर कहा, तसल्ली दी। ईमान भी उनके साथ ही जाना चाहती थी, मगर खाला ने मना कर दिया था। वो नहीं जानती थी इस तमाम सिचुएशन पर जन्नत का रद्द अमल क्या होने वाला था। अगले दिन मौसम कुछ बेहतर था तो उसी अकबी दरवाजे से ही बाग में ले गया। ये दरवाजा हाल ही में अगले दिन मौसम कुछ बेहतर था तो उसी अकबी दरवाजे से ही बाग में ले गया था। ये दरवाजा हाल ही में दोबारा बनवाया गया था। फारिस का हाथ थामे वो बेहद एहतियात से कदम उठा रही थी। दरख्त, पौधे, सब्जाजार और ठंडी यख बस्ता फिजा में सांस लेते उसने दूर तक देखा था। जन्ना, सन्नाटे में बच्चों की आवाज गूंजी। आसमान से बादल हट गए, किरणें जमीन पर उतर आई। खामोश बाग में एकदम से जिंदगी के आसार दूर तक फैल गए। वो बाग के वस्त में इस जन्नत को देख सकते थे जो खेलती, कूदती, हंसती, मुस्कुराती भागी जा रही थी। उसके दोस्त शोर मचा रहे थे और पीछे कहीं फारिस भी था और उसकी आंखें थी और खुफगी का हल्का सा तासुर था और साइकिल थी, गुब्बारे थे और दरख्तों पर चढ़ने की मशकें हो रही थी और कोई रो रहा था, किसी को हंसी आ रही थी। वो रास्ता वो बहुत सी यादों में जुड़ा हुआ था और जो फूल थे पगडंडी पर, उन्हें तोड़ते सूंघते नन्ही जन्ना अपनी ट्वीटी बैग में डाले जा रही थी। सामने ही वो घर था जो नाना का था। उसके आहनी गेट पर ताला लगा हुआ था। गोया वक्त को थाम कर एक याद को वहीं कहीं महफूज कर दिया गया था। गेट खोलकर अंदर दाखिल होते जन्नत की निगाहें कियारियों से मरकजी दरवाजे तक गई। कितनी खामोशी और वीरानी सी थी वहां। रौनकें तो थी ही नाना के दम से। वो फारिस के हमरा लॉन में खड़ी थी और नाना को पौधों को पानी देता हुआ देख सकती थी। वो दीवार पर रंग कर रहे थे और वो फ्रॉक में उनके आगे पीछे भागती फिर रही थी। वो सीढ़ियों पर बैठी थी और कुछ गा रही थी। वो चुपके से फल तोड़कर खा रही थी। मोनी को भी खिला रही थी। दरवाजे से अंदर घर में सन्नाटों का राज था, मगर वो सुन सकती थी। वो नाना की आवाज और अपनी खिलखिलाहटें सुन सकती थी। बड़ी बड़ी आंखों में तारों की चमक लिए हर नए एडवेंचर के लिए मुस्तैद, अपनी ट्वीटी बैग पहने यहाँ वहाँ हर जगह पहुंचने की जुस्तजू करती हुई वो किचन में डाइनिंग टेबल पर टांग झुलाते हुए खाना खा रही थी और मुसलसल बोल रही थी। और सलीम के सर में दर्द हो रहा था और नाना हंसे जा रहे थे और वो सवाल कर रही थी। वो खिड़की में बैठी चिड़िया का नाम रख रही थी। बिल्ली को जबरदस्ती घर का एक फर्द बना रही थी। नाना उसके पेशानी पर बिखरे बालों को बराबर काट रहे थे। उसकी दो पोनियां बना रहे थे। उसके कानों में टॉप्स पहना रहे थे। वो ईद के दिन गुलाबी फ्रॉक पहने एक जीती जागती गुड़िया के रूप में हंसती खिलखिलाती अपनी ईदी गिन रही थी। इस बार उसे ईदी आजम शेराजी से भी मिली थी। अपनी स्याह गाड़ी को रोककर शीशा नीचे करके जिस तरह पहले एक बार उसे टॉफी दी थी, तो अब की बार ईदी वहां एक फारिस था। डॉक्टर मुस्तफा से बातें करता, खुफगी दिखाता हुआ, अपना होमवर्क करता, शिकवों में घिरा हुआ नजर आ रहा था। वो अब उसी टेबल के पास खड़ा था जहां बैठकर उसने पहली बार दो जुड़वा बच्चों की तस्वीरें देखी थी। तुमने मम्मी से कहा था तुम्हारा नाम डॉक्टर मुस्तफा के किसी दोस्त ने रखा था? हाँ, वो किचन की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो मैं था, तुम्हारा नाम मैंने रखा था।
एक झटके से पलटकर उसने फारिस को देखा। वो बेयकीनी से, तुमने रखा था? हाँ। वो दीवार पर लगी किसी तस्वीर को देख रहा था और वो समझती रही थी नाना का कोई दोस्त था, नाना ही का हम उम्र। वो तुम थे? पास आकर तस्दीक चाही। अभी तक सकते में थी। बिल्कुल मैं था, यहाँ बैठ कर रखा था। जन्नत कमाल अपने शोहर से एकदम से बहुत मरऊब हुई। यकीन अभी भी नहीं आ रहा था। शायद मैं वो पहला मर्द हूँ जिसने अपनी बीवी का नाम खुद रखा है। हंसकर बोला तो उसकी बीवी इस बात में सर को जुम्बश देती बड़ी मुतासर नजर आई। फिर कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि फारिस ने हाथ खड़ा किया। अब ये मत पूछना ये जन्नत कौन थी जिसके नाम पर मैंने तुम्हारा नाम रखा। वो कोई नहीं थी। राहदारी से उसने सीढ़ियों की जानिब देखा। तुम्हारी 1 क्लास का कोई क्रिश होगा। जन्नत को यकीन था मैं इस वक्त 2 में था। तो ये भी बताओ वो कौन थी? मेरी किसी टीचर की बेटी पैदा हुई थी, उसका नाम जन्नत था। अब बस यहाँ कुछ और भी तफ्तीश बाकी है। नफी में सर हिलाकर मुस्कुराहट दबाती वो मुअद्दब हो गई। आंखों में शरारत नजर आ रही थी। सीढ़ियां चढ़कर वो उसके साथ ऊपर उसके कमरे तक गया। बहुत सा सामान नाना साथ ले गए थे मगर बहुत कुछ यहीं रह गया था। खिड़कियां खोलकर बाहर का नजारा करते, अपने नाना की ही किसी चीज को हाथ में लेकर उन्हें याद करते वो आपदीदा होती रही, उनकी बातें करती रही। कितनी आवाजें थी वहाँ, कितना शोर और रौनक। वो उसे सुन रहा था और याद करके सुना भी रहा था। जन्नत कमाल अपने खिलौनों के नाम खुद रखा करती थी। उसके पास एक टॉम था और जेरी नहीं था। उसकी एक बतख थी और छोटा सा कछुआ जो सेल से चलता था। अब वो याद करके बता रहा था वो कैसी थी, वो क्या करती फिरती थी और कैसे बातें किया करती थी। और उसके सवाल कितने अजीब होते थे। वो परियों की बातें करती थी और टैडपोल्स को मछलियां समझती थी। अभी कुछ दिन पहले दिन तक तो किसी की याददाश्त तो बहुत कमजोर थी। वो चीर रही थी। उसने एक और कारनामा सुनाया। मटर का दाना बिस्तर के नीचे रखने से वो शहजादी साबित नहीं हो सकी थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बिल्कुल यही हुआ था। पता नहीं उसकी याददाश्त इतनी तेज क्यों थी। जन्नत को पहली बार तब चली। उसकी सारी बेवकूफियां याद थी उसे। सलीम बहुत तंग था तुमसे। कसूर भी उसका है। वो बेचारा अब तजर्बे के लिए गधे इकट्ठा करता फिरता। एक बच्ची की ख्वाहिश के लिए हाँ करना चाहिए था। वो अब छोटी जन्नत का दफा कर रही थी। वो मुस्कुरा कर रह गया और उसकी बिल्लियां उन्हें याद करके जन्नत कमाल को गहरे दुख ने घेर लिया। तुम्हारी वजह से मैं बिल्लियों को अब हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मैंने मना किया है? अपने कोट की जेबों में हाथ डाले उल्टा सवाल किया। बेवा भी तो नहीं होना चाहती, बेबसी से कहा और वो हंस दिया। घर से निकलकर वो जरा दूर तक गए, वहां जहां वो अक्सर वो के लिए जाया करता था और जन्नत अपनी फौज के साथ वहां आ जाया करती थी। कुछ देर के लिए घास पर बैठे रहे थे और फिर वहीं से वो बातें करते बहुत सी नई यादों के हमरा वापस पलट आए थे। रवां थी सरसर पारीना याद में तुम थे, उठी जो आंख मेरे रैगजार में तुम थे। दिलों पे तंग हुआ जा रहा था दरवाजा, उदासियों से इधर की पुकार में तुम थे। ना जाने कौन सी मिड भीड़ पाँव में थी पड़ी, मैं राह गुजर में था, राह गुजार में तुम थे। सदा गुजरते हुए दूर जा गिरी उस दिन, ना जाने नींद के किस खार जार में तुम थे। किसी जगह से भी मुंह मोड़ना न था मुमकिन, खिजा में तुम थे, हवाए बहार में तुम थे। अफजाल नवीद स्याह रंग की मैक्सी नुमा फ्रॉक पहने जिसकी पेटी और गले पर नगीनों का खूबसूरत काम हुआ था। कैप स्लीव्स कंधों से नीचे तक फैले हुए, बालों का जूड़ा बना रखा था। मस्कारा आई शेडो के साथ उसने सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसकी सुराही नुमा गर्दन पर लंबे इयररिंग्स झूल रहे थे। मिसेस शेराजी के हमरा वो मेहमान खवातीन के साथ लॉन में बैठी थी। खाने के बाद वहां चाय का दौर चल रहा था। ऊपर अपने बेडरूम की गैलरी में खड़ा फारिस रेलिंग पर कोहनियां जमाए उसे ही देख रहा था। वो किसी लड़की से बातें कर रही थी और मोबाइल पर कुछ दिखा भी रही थी। फिर उसकी किसी बात पर हंस भी रही थी। रायान उसके पास ही खड़ा था। वो गुब्बारे जैसे गेंद को बाजुओं में भरे हुए था और इन बच्चों को देख रहा था जो दूर तक भागे जा रहे थे। किसी बात का जवाब देकर सर हिलाते उसकी निगाह जर्द रोशनियों में नजर आती उस आलीशान सी गैलरी की तरफ उठ गई। वस्त में ही वो खड़ा था।
घरेलू सहूलिये में सादा ट्राउजर्स पर ढीले ढाले से गले के स्वेटर में मलबूस चाय का मग जरा सा ऊपर करके सराहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उसकी आंखों में ठहर गई। जो शाल उसने ले रखी थी उसे दुरुस्त करते अपनी जगह से उठ गई। अहाते में गाड़ियां दाखिल हो रही थी। खवातीन अब जाने को तैयार थी। जन्नत उनसे मिल रही थी। वो दूसरी लड़की की किसी बात पर मुस्कुरा भी रही थी। कुछ ही देर बाद वो कमरे का दरवाजा खोल रही थी और वो गैलरी की स्लाइड बंद करता अंदर आ गया था। खाली मग मेज पर रख दिया। जन्नत ने शाल उतार कर कुर्सी पर डाल दी। क्या हमें कोई मिस कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कोई गैलरी से तार तोड़ रहा था। अब इंसान खुली फिजा में सांस भी ना ले। वो हंस दी। ये इंसान कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? आंखें रोशन थी, लहजे में शरारत। फारिस के नरम हाथों की गिरफ्त उसके कंधों पर ठहर गई। अपनी बात कर रही हो? तुम्हारा जिक्र कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी एक एलियन है। बहुत अच्छा और खुशगवार सा मूड बस एक लम्हे में गारत हुआ। लब भींच गए, भूमें सुकड़ गई। तुम पहले ज्यादा अच्छी लग रही थी, तुम मुझे अब ज्यादा बुरे लग रहे हो। वो हंस पड़ा। अपना नेकलेस उतारने को हाथ उठाए तो फारिस ने हुक खोलने में मदद कर दी। खफा खफा से अपने लिबास का घेरा संभाले ड्रेसिंग टेबल पर जा बैठी। वो उसके पीछे खड़ा था। लबों पर मुस्कुराहट थी। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? मुझसे बात नहीं करो प्लीज। जाहिर है एलियंस को इंसानों की बातें कहाँ समझ में आएंगी। भुना का रुख बदला। लड़ने मरने को मुंह खोलने ही वाली थी कि फारिस का मोबाइल बज उठा। एक सेकंड, हाथ उठाकर उसे रोक दिया। गोया वो भी इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार था। बस कॉल जरूरी थी। जन्नत कमाल लब भींच का रुख बदल गई। फोन पर दूसरी तरफ आगा अली था। उसकी बात सुनते फारिस ने बेख्तियार जन्नत की तरफ देखा। इयररिंग्स उतारते हुए उसने भी आईने में फारिस को ही देखा। आंखों ही आंखों में इशारतन सवाल किया, क्या हुआ? उसके तासुरात कुछ थे ही ऐसे कि ना चाहते हुए भी अलर्ट हो गई। ठीक है, आने दो उन्हें। संजीदगी से बात करता वो उसी वक्त कमरे से चला गया। जन्नत ने जूड़ा खोलकर ढीली सी चुटिया बनाई, मुंह धोया और कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मुलाजमा रायान को अभी तक ऊपर नहीं लाई थी। वो लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर आ गई। आहिस्ता से कदम उठाते आगे भरी। कुछ जानी पहचानी आवाजें समाज से टकराई तो चौंक गई। खदशात की जद में उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दाएं जानिब लाउंज का मंजर नुमाया हुआ तो उसकी रफ्तार एकदम से सुस्त पड़ी। जमीला दाऊद वहां थी, सायरा खाला और उनके शोहर और उसकी हफ्सा आपी भी। जन्नत का वजूद पत्थर हो गया।